130 ना 130 ना व्हाट्सएप है इस पे। हाँ क्या रहे खाना क्या रहे कैसा आवाज है चीज़ है क्या दबंग नहीं मैंने कब कहा कि बस चाचा के साथ पिस्टल है और वो हमारे पीछे हेलो okay, sorry for the interruption. Actually I'm facing some issue on my side regarding the internet due to the bad weather in Karachi. So I just started about the energy crisis in Pakistan. So energy crisis में जो ज़्यादा ग्रेव होना शुरू हुआ in 2005 से and जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे आई आंसर. So if you can just stop for a while for chats and all the things, so that would be easy for me. तो मेरे ख्याल में एनर्जी क्राइसिस तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बेसिक समझें कि एनर्जी बेसिकली हम डिफाइन इस चीज़ को करें. तो मोड ऑफ एनर्जी में पाकिस्तान में अगर हम स्टार्ट करें तो मोड ऑफ एनर्जी अंदर जो आपकी सबसे बेसिक चीज़ें आती हैं उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी है, सेकंड नंबर के ऊपर आपके ऑयल एंड गैसेस हैं, और ऑयल एंड गैसेस को ऑफ एनर्जी कंसिडर किया जाता है बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज अ बेसिक फ्यूल फॉर एनर्जी जनरेशन इन पाकिस्तान एंड इवन फॉर a lot of operations of plants and even a part of processes in Pakistan. तो मोड ऑफ एनर्जी पाकिस्तान में जो मेजर हम लोग लेते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी है. जो टाइप ऑफ पावर जनरेशन आई जस्ट एक्सप्लेन. Water is not considered as a part of energy, but it is a source of energy generation all over the world, even in the Pakistan. So टाइप ऑफ पावर जनरेशन में हमारे पास जो मेजर है उसमें जो ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रैक्टिसेस कंसिडर जाती हैं उसमें वाटर है जिससे हम लोग हाइडल एंड जियोथर्मल जो कि हम लोग सी के अंदर लेते हैं, जो टाइडल वेव्स की फॉर्म में लेते हैं. सेकेंड नंबर के ऊपर हम लोग लेते हैं थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स होते हैं जिसमें हम लोग HFO लेते हैं, पेट्रोलियम लेते हैं, डीजल लेते हैं. इसके अलावा हमारे पास जो कोल है वहाँ से लेते हैं. इसके अलावा जो बायोफ्यूल आजकल हमारा आना शुरू हुआ है तो हम बायोफ्यूल से लेते हैं. तो दिस इज काइंड ऑफ थर्मल एनर्जी. एंड थर्ड वन हम लोग जो पाकिस्तान में ले रहे होते हैं वो रीन्यूएबल है, लेकिन रीन्यूएबल का पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने अभी तक उसको इतना एक्सप्लोर नहीं किया. तो जो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान में उसमें हमारे पास सोलर है एंड देन विंड है, जिसको कुछ हम लोगों ने टैप करना शुरू किया है, लेकिन कई जगहों पे हम लोग जो है वो उसमें प्लांट्स हमने इंस्टॉल करना शुरू किए. और इवन आई थिंक जो पाकिस्तान की जो एनर्जी पॉलिसीज उसमें हम लोगों के कुछ टारगेट्स हैं सर्टेनली तो 2030 तक जाएंगे. उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो न्यूक्लियर भी है. पाकिस्तान में न्यूक्लियर से हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो एनर्जी जनरेट करते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं ले सकते क्योंकि जो न्यूक्लियर के आफ्टर सर्टेन ईयर्स इम्पैक्ट्स हैं, क्योंकि जो आपका न्यूक्लियर मटेरियल है उसको डिस्पोज ऑफ करने का, इवन उसकी जो लाइट है एंड देन उसकी जो रेडिएशन एमिशंस होती हैं
तो वो काइंड हैजर्डियस टू द इन्वायरमेंट होते हैं, तो इस बेसिस के ऊपर हम उस ऊपर ज़्यादा जा नहीं रहे। तो हमारे पास जो ज़्यादातर पाकिस्तान में प्लांट्स हैं वो कराची में है, और चश्मा में जो अभी पाकिस्तान में कैशनप के नाम से, और कराची के जो प्लांट है वो चल रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी जनरेशन है वो ज़्यादातर हम लोग कोल से ले रहे हैं, थर्मल, उसमें हमारे पास इंपोर्टेड फ्यूल यूज़ होता है। तो दिस इज़ द बेसिक रीज़न ऑफ द एनर्जी। इनमें हम लोगों की रिन्यूएबल से एनर्जी कैपेसिटी है वो हमारे पास ऑलमोस्ट 61 गीगावाट जो है हम लोग उससे जनरेट कर सकते हैं गीगावाट आवर्स। लेकिन अभी तक जो हम लोग ले रहे हैं वो बहुत ही मिनिमल है, अराउंड मेरी तक जितने भी हम लोग प्लांट लगा रहे हैं तो उसमें हम लोग हार्डली है वो 500 to 600 मेगावाट जो है वो पाकिस्तान में सोलर एनर्जी ले रहे हैं। इसी तरीके विंड जनरेशन जो है हमारे पास वो हमारे जो सीन के कोस्टल एरिया में ज़्यादातर उधर हम लोगों की एवरेज विंड स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड है। उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे पास जो पोटेंशियल है विंड का वो 126 गीगावाट आवर है। जो पोटेंशियल है 126 122 पॉइंट हम लोग यूनिट है वो विंड से प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वो भी हम लोग बहुत कम ले रहे हैं। अभी तक हमारे पास 2 से 3 जो है वो मेजर प्लांट्स लगे हैं, एक मास्टर, 2 प्राइवेट्स हैं और एक अभी गवर्नमेंट है उसमें इन्वेस्ट कर रही है। उसके बाद जो हाइड्रो है, हाइड्रो के अंदर जो हमारा पोटेंशियल है वो ऑलमोस्ट कोई 60 गीगावाट का पोटेंशियल है, जिसमें कि हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो जो अभी तक हमने एक्सप्लोर किया है और जो हम लोगों की जनरेशन है वो 7.1 गीगावाट तक हम लोग ले रहे हैं। तो मतलब ये है कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल नहीं है, हमारे पास पोटेंशियल ज़रूर है लेकिन हम उसको अभी टैप नहीं कर रहे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ज़्यादातर जो है हमारे पास एनर्जी जनरेट होती है वो थर्मल पावर होती है, जिसमें कि ज़्यादातर हमारे पास आईपीपी ऑलमोस्ट जो इस टाइम ऑपरेशनल आईपीपीज हैं वो 42 हैं, 42 आईपीपीज हैं जिनके साथ हम एग्रीमेंट इस टाइम चल रहा है। और आईपीपीज, विंड पावर, हाइड्रो, इन सब को मिला के हमारे पास जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल पाकिस्तान में जनरेशन साइड पर हमारे इश्यूज हैं वो बेसिकली इतना कंसर्न नहीं है जितना कि हमारी जो इश्यूज आ रहे हैं वो ट्रांसमिशन साइड के हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पाकिस्तान रिलायंस ऑन इम्पोर्टेड फ्यूल। मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी ज़्यादातर यूज़ होती है वो हम लोग से लेते हैं, कोल से लेते हैं, और उसके बाद हमारे पास हम लोगों के वहाँ यूज़ कर रहे होते हैं, डीजल है, फर्नेस ऑयल है, तो हम लोग वहाँ से ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो अभी जो हमारे पास 49 के अगेंस्ट में जो हमारे पास ट्रांसमिशन है ये हमारी जनरेशन है, और ट्रांसमिशन जो हमारे पास मेगावाट जो है वो जनरेट कर सकें, ट्रांसमिट कर सकें। सो दिस इज द मेजर इशू कि हम लोग जो जनरेट कर रहे हैं वो 47,000 है, इस पास इंस्टॉल कैपेसिटी लगी हुई है, लेकिन जो हम लोग ट्रांसमिट करते हैं वो हम लोग करते हैं 25 से 27,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि 27,000 ही करें तो कम से कम 20 से 22,000 का जो हमारे पास 22,000 मेगावाट है ये हमारे पास शॉर्टफॉल ओवरऑल सिस्टम है, क्योंकि ये हमारे पास कैपेसिटी इशू है जिसकी बेसिस पर हम लोग इतना जो एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट कैपेसिटी आने के बावजूद भी हम उसको ट्रांसफर करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं वो नहीं करे। तो समवन हैज जस्ट आस्क्ड मी व्हाट इज द एनर्जी क्राइसिस। सो बेसिकली दिस इज द क्राइसिस, यू हैव टू पे फॉर दिस 47,000 49,000 इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो कि आपकी इंस्टॉल्ड है। ट्रांसमिट आप कर सकते हो 25,000, जबकि आपका शॉर्टफॉल जो है वो 20 से 22,000 मेगावाट। तो ये 20 से 22,000 मेगावाट आपका शॉर्टफॉल है, ये आपका क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट करता है, क्योंकि इससे ना तो सिर्फ आपकी एनर्जी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट नहीं होती, एंड सेकेंडली जो आप इनको इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के अगेंस्ट में पेमेंट करते हो और वो आप कंज्यूमर से नहीं लेते हो, तो वो जो पेमेंट्स हैं वो आपको टर्न करती हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर डेट्स।
सो दिस इज द बेसिकली अ साइकिल ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, जिसके अंदर आपकी काफी ज्यादा जो है वो कंज्यूमर एंड के ऊपर एंड इवन गवर्नमेंट एंड के ऊपर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि आपका रिजल्ट किसमें करता है, इट एक्चुअली रिजल्ट्स इन द ऑफ इन क्राइसिस एंड एक और जनरेट होती है जिसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर डेट। तो क्या नेक्स्ट टर्म एक आती है हमारे पास, 3 से 4 टर्म्स मैंने लिखी हुई है, हाई कॉस्ट, dollar parities, IPPs, and circular debt. So I'll just explain high cost. So in the first instance, what is the high cost? It includes generation cost, जो कि फॉर्म में आ रही है, और हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं बेसिकली वो बात करेंगे थर्मल पावर प्लांट्स की, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो अभी तक इंस्टॉल कैपेसिटी जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो 27 to 30,000 मेगावाट का इंस्टॉल कैपेसिटी। इसमें हम लोगों को जो फ्यूल है वो डीजल है, फर्नेस ऑयल है, हाई स्पीड डीजल है, हम इसको भी यूज करते हैं, ठीक है। इवन एलएनजी के ऊपर भी कुछ प्लांट्स हैं। तो सब किसी के डीजल, फर्नेस ऑयल, हाई स्पीड डीजल एंड एलएनजी। अब होगा क्या, क्योंकि जैसे जैसे आपका डीजल, फर्नेस ऑयल, एचएससी जाएगा, क्योंकि आपको सबको पता है कि पाकिस्तान जो है वो इतना रिच नहीं है कि अपनी पेट्रोलियम की नीड्स को पूरा कर सके, तो इसकी बेसिस पर हमें जितना भी है वो इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जो हमारा पेट्रोल में पेट्रोल से मुराद ये जो हम बर्न क्रूड ऑयल यूज करते हैं, जिसको अभी फर्दर फाइन हो रहा है, उसका जो हमारा एनुअल जो 18 to 20 बिलियन डॉलर जो है इंपोर्ट होती है। तो इसका मतलब ये होगा इसका जनरेशन पर भी जाएगा, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़, इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि हम लोग इंपोर्टेड फ्यूल ले रहे हैं, तो उसकी बेसिस इंपोर्टेड फ्यूल डॉलर, अब डॉलर्स टू रुपी की जब पैरिटी बढ़ती है, आपका रुपी डेप्रिसिएट होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उसका रिजल्ट आता है हमारी जनरेशन कॉस्ट की, ऐसा रिजल्ट हमें जो है वो 24 रुपीज पे करना पड़ता है। जब ये 24 रुपीज करना पड़ा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो 24 रुपीज हमने पे कर दिया जनरेशन का, अब ट्रांसमिशन चार्जेस को डालेंगे, ट्रांसमिशन चार्जेस डालेंगे, उसके ऊपर जो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट, एनुअल कॉस्ट, वो सारी चीजें डालने के बाद जब आपको फाइनल कंज्यूमर ऊपर लोड आ रहा होता, तो ही हैव टू पे 29 और 30 रुपीज एट एंड। उसमें से भी गवर्नमेंट जो करती है वो आपको कुछ अमाउंट सब्सिडी में दे देती है। सो आई एम गोइंग टू मेंशन दिस सब्सिडी एज वेल, क्योंकि इसको मैं रीजंस में भी बोलूंगा, आगे कॉन्सिक्वेंसेस में भी उसका इम्पैक्ट होगा। तो जब ये 24 रुपीज पाकिस्तान का यूनिट है, इसके ऊपर सब्सिडी ये सब्सिडी ना डालें तो 29 to 30 रुपीज पे जाएगा। जब 29 to 30 जाएगा तो मतलब ये कि जो डोमेस्टिक यूजर जो नहीं पे कर सकता, या तो वो डिफॉल्ट कर जाते हैं, या वो पेमेंट नहीं करते, या वो ऐसी मेल प्रैक्टिसेस में जाते हैं जिसकी वजह से उनको बिल पे नहीं करना पड़ता, और एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो आपकी ओवरऑल रिकवरी है वो कम हो जाती है। तो जो आपकी रिकवरी आती है वो ऑलमोस्ट 60%, 70% तक रिकवरी जा रही होती है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आपकी थेफ्ट भी है। जब इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट है तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पे आपने जो पैसे पे करने थे वो पे नहीं कर रहे, जो कलेक्ट करने थे वो नहीं कर रहे हो। जब वो पैसे आप कलेक्ट करने थे वो नहीं कर रहे होते, तो एज अ रिजल्ट आप ये करते हो कि गवर्नमेंट को अपनी जेब से पैसे देना शुरू करने पड़ते हैं। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ द हाई कॉस्ट एंड डॉलर पैरिटी। अब चूंकि डॉलर पैरिटी आएगी तो उसका इम्पैक्ट आईपीपीज पे जाएगा। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन this IPP thing now. अगर हाई कॉस्ट क्लियर है तो someone can just text me or drop a text. If it is clear, then I should move forward. Else I can stop and I can questions.
जी क्या रिपीट करना है बता दें मुझे। जी बता दें जहां से रिपीट करना है। जी पेट्रोल में 80 to 20 बिलियन डॉलर जो है वो आपकी एनुअल इंपोर्ट बिल है कि आप इतने का पेट्रोल हर साल मंगवाते हैं बाइक से। जी हाई कॉस्ट मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए हम लोग जो बेसिकली फ्यूल मंगाते हैं, हमारी जनरेशन है बेसिकली इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर। इंपोर्टेड फ्यूल में मतलब हमारा जो कोल है वो भी चाइना से आ रहा होता है। तो जब आपका इंपोर्टेड फ्यूल आया तो इसका मतलब है कि जब फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगी, अब अभी हमने पाकिस्तान में देखा कि मई से लेके अगस्त तक जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो 130 134 रुपए से या 150 रुपए से बढ़ के 234 244 पे चली गई। जब 234 244 पे चली गई तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पर यूनिट कॉस्ट थी जो कि आप आईपीपीस को या जनरेशन प्लांट्स को दे रहे थे, आपकी वो कॉस्ट बढ़ गई। तो जब वो ओवरऑल डिवाइड होती है, तो इसका मतलब ये हुआ, जब ओवरऑल डिवाइड होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पर यूनिट कॉस्ट की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है। तो एज अ रिजल्टिंग इन अगर आप अपने घर में भी देखेंगे अभी बिल, तो इफ द यूनिट्स आर मोर देन 300 तो आपका जो यूनिट पड़ा होगा वो 24 रुपीज होगा। अब ये 24 रुपीज आफ्टर सर्टन सब्सिडीज फ्रॉम द गवर्नमेंट होता है। अगर मैं सब्सिडीज निकाल दूं तो यही यूनिट आपको 29-30 रुपए पड़ रहा होता है। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ द इंपोर्टेड फ्यूल प्राइसेस जो कि आपको डॉलर की फॉर्म में होती हैं और उसकी बेसिस के ऊपर आपको हाई कॉस्ट चार्ज हो रही होती है। तो आई थिंक हाई कॉस्ट इज क्लियर, देन आई शुड मूव ऑन द डॉलर पैरिटी। आप बात करें नेक्स्ट, हम डॉलर पैरिटी की बात Just a करते हैं। second, Waqar. Hello, can you hear me? जी जी यस। Waqar, actually थोड़ा सा वॉइस में डिस्टॉर्शन आ रही थी। स्टूडेंट्स कुछ कह रहे थे तो उनके कोई क्वेश्चंस थे तो आई थिंक उनको दोबारा ले एक्सप्लेन लें कर दिया थे, अगर मैसेज पे क्वेश्चन, जिस उनसे चीज ले का लें। क्वेश्चन है आप पूछ लें। हाँ, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। आई थिंक के इंटरनेट अब हर जगह अनस्टेबल है ना, एक्चुअली बिकॉज ऑफ फ्लड्स एंड अदर यस थिंग्स। तो कई दफ़ा हमारे एंड पे आ जाता है, कई दफ़ा स्टूडेंट्स के एंड पे है। तो इस वजह से रिकॉर्डिंग भी की जा रही है और एंड पे सबको प्रोवाइड कर देंगे। वकार, रिकॉर्डिंग हो रही है ना आई थिंक इसकी? जी जी मैं कर रहा था रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग हो रही है। वो चली हुई है ना, चलें ठीक है। हाँ तो हाँ कुछ रिकॉर्डिंग, स्टूडेंट्स अब के मुझे क्वेश्चन पूछ ले अगर इनके अभी तक है किसने। जी पूछ लें क्योंकि अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था लेकिन इफ समवन इज अलाउ देम टू वांट टू अनम्यूट आस्क। सो दे कैन जी जी अनम्यूट एंड दे कैन आस्क क्वेश्चंस। नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस प्लीज, जिसके भी क्वेश्चंस हैं। जी सर, मेरा क्वेश्चन था आपसे। सर क्वेश्चन ये था कि जब सर कैन यू हियर मी? कोई और जी किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले। अस्सलाम सर। जी जी क्वेश्चन पूछें। जी वालेकुम भाई अस्सलाम। शाम। अस्सलाम सर। सर मेरा क्वेश्चन है सर, आपने जो हम ट्रांसमिशन कैपेसिटी और जनरेशन कैपेसिटी में डिफरेंस बताने के बाद आपने जो सर्कुलर डेप्थ का साइकिल बताया किस तरह वो एनर्जी क्राइसिस साइकिल में आता है, काइंडली वो दोबारा बता दें। सर्कुलर डेटा आई हैव टू एक्सप्लेन नाउ, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं किया। सर्कुलर डेटा एक्सप्लेन नहीं किया, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। आई जस्ट मेंशन सर्कुलर जनरेट होता है उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। ओके सर। जस्ट वेट फॉर दैट। नेक्स्ट एनी क्वेश्चन ऑन जनरेशन कैपेसिटी? डॉलर पैरिटी के बारे में काइंडली एक दफा बता दें, समझ नहीं आई। डॉलर पैरिटी के बारे में सर बता दें। ट्रांसमिशन कैपेसिटी, हाई कॉस्ट, डॉलर पैरिटी। डॉलर पैरिटी क्या होती है, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा पूछ रहे थे कि डॉलर साहिल प्लीज पैरिटी क्या होती है। आ गए। सर जो आपने टाइप्स ऑफ पावर जनरेशन का बताया उसी वक्त डिस्टॉर्शन स्टार्ट हो गई थी और जनरेशन और जितनी भी आपने ट्रांसमिशन बताई थी वो कंप्लीट डिस्टॉर्शन चल रही है। तो आप प्लीज काइंडली रिपीट कर दें कुछ चीजें। वकार, वी कैन नॉट हियर यू। जो है हमारे पास तीन तरह के, हमारे पास जो फ्यूल है वो थर्मल है,
ठीक है, ये हमारे पास 27 to 30,000 30,000 मेगावाट जो है वो हमारे पास थर्मल कैपेसिटी है। अब थर्मल कैपेसिटी में हमारे पास आईपीज आते हैं, जेनकोज आती हैं। जेनकोज मीन जनरेशन कंपनीज हैं, उसमें पाकिस्तान की तरफ से भी हैं। कुछ जेनकोज जब भी हम बात करेंगे तो वो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं, कार चलाती है। उसके अलावा जो हमारे पास कोल पावर प्लांट्स हैं, ये सारे प्लांट्स आते हैं, ठीक है। इनकी 27 to 30 मेगावाट कैपेसिटी है। उसके बाद सेकेंड हमारे पास आता है हाइडल। हाइडल के अंदर हमारे पास टोटल जो इस टाइम हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं वो 71 गीगावाट है। गीगावाट मीन्स 7100 मेगावाट कह लें, जबकि हमारे पास पोटेंशियल जो है वो 60 to 70 गीगावाट का पोटेंशियल। इसका मतलब हमने अभी गैस नहीं बनाया, हमें बना लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं मिक्स करके बता रहा हूँ सोलर एंड विंड। विंड में तो अभी हम लोगों ने मैक्सिमम जो लाए वो 100 मेगावाट तक लगे में पूरा भी चलना ही है। और सोलर में लोगों एक साथ नहीं लगे, सोलर भी साथ में लगे, या इन प्राइवेट लाइन साथ में आगे बन करेंगे 500 to 600 है वो मेगावाट वो लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो बाकी है हमारे पास बच जाता है वो 37 38 और कम भी कोई जो स्टोर कैपेसिटी लगी वो न्यूक्लियर लगी जाती है, ठीक है। सो दिस द इंस्टॉल कैपेसिटी। टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी हमारे पास आएगी वो 14,000 मैक्सिमम चली जाती है, क्योंकि उनमें से कुछ प्लांट जो अभी चल नहीं रहे होते, इंस्टॉल हो गए में सरकार ने अभी उनके साथ रिन्यू नहीं किया होता, उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे होते, अभी मेंटेनेंस चल रही होती है। तो ये सारा जो मिला के हमारे पास है वो 49,000 हमारे पास इंस्टॉल कैपेसिटी हमारी आ रही है। Is it okay now? यस सर। सर आपने जो डाटा लिया आप बता सकते हैं आपने कहाँ से ये डाटा लिया? सर ने बोला था कि वो शेयर कर देंगे सारा मटेरियल। ये जो आपके लिए डाटा है ना, स्लाइड्स वगैरह, ये सर से मैं कहूँगा वो आपको शेयर करेंगे, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट देख लें। इसमें कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ डाटा हैं आपके इसमें एनर्जी सेक्टर के लिए, ये आपके इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान में अवेलेबल है सारा कुछ, ठीक है। तो वहाँ से इजीली हम ले सकते हैं। तो आप पहले देख लें कि ये सर्कुलर डेप्थ क्या होता है, मतलब जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना कि सर्कुलर डेप्थ क्या है, ठीक है, क्योंकि ये आपका हर जगह यूज़ होगा। IPP क्या है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी सब्सिडी है उसका क्या इम्पैक्ट आता है। तो जितने भी टॉपिक सर बता रहे हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो आप देखेंगे हर जगह हम यूज़ कर सकते हैं। आप उसको ऐसे के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है, क्योंकि आप इसमें अगर देखें कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी इतनी एक्सपेंसिव है तो आपका इंडस्ट्रियल कम्पेटिटिवनेस में भी आ जाता है। इसके अलावा आपकी इकोनॉमी के ऊपर एक बर्डन भी है, ठीक है। फिर आपका डोमेस्टिक जो कस्टमर्स हैं, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, उसके लिए एक्सपेंसिव है। तो सारा कुछ, तो उसकी रूट कॉज हमें पता होनी चाहिए। तो उसके लिए ये चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको समझ नहीं आई, वो टर्म्स वगैरह सर से दोबारा पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो अभी ये टॉपिक जिस रिदम से जा रहा है सर एक्सप्लेन कर देंगे, फिर आप उनसे दोबारा क्वेश्चन कर लीजिएगा। आप इसको लिख लें रजिस्टर पे अपने क्वेश्चन, और फिर एंड पे पूछ सकते हैं। आई थिंक सर वकार कंटिन्यू करें। जी, डॉलर पैरिटी हम लोग जब एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो डॉलर पैरिटी हमारी डॉलर हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, पहले ये समझ लें। एक तो पहले ये है कि आपके पास जो फ्यूल यूज़ हो रहा है वो इम्पोर्टेड फ्यूल है, मैंने पहले बता दिया। इम्पोर्टेड फ्यूल में आपके पास ऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उसके बाद आपका इवन कोल है वो भी बाहर से आ रहा है। तो ये सारी इनका बिल जो आपको पे करना पड़ता है वो डॉलर्स में पे करना पड़ता है। सेकेंड, जो आपको IPPs के साथ आपके मुआहदे हुए हैं उनको जो कैपेसिटी पेमेंट्स आपने करनी होती है वो भी आपको डॉलर्स की फॉर्म में करनी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो टोटल एनर्जी जनरेशन है इट्स हाईली लिंक्ड विद द फॉरेन एक्सचेंज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डॉलर की प्राइसेस बढ़ेंगी तो इसका मतलब आपकी ओवरऑल
कॉस्ट हैं वो बढ़ेंगी जब वो कॉस्ट पाकिस्तानी रुपीस में शिफ्ट होती है, क्योंकि एज अ कंज्यूमर, एज एन एनर्जी यूजर, मैं अगर एनर्जी यूजर ही हूँ, मैं कंज्यूमर हूँ, तो मैंने जो पे करनी है वो तो उसी की फॉर्म में पे करनी है, रुपीस की फॉर्म में। तो इसका मतलब ये है कि जब डॉलर अगर इनकेस 200 प्लस पे भी क्रॉस हुआ हुआ तो उसका जो रुपीस के ऊपर इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा आता है। इसकी रिजल्ट पे अब हम जब पैरिटी की बात करते हैं तो हम लोग बेसिकली एक एनालिसिस कर लेते हैं कि इस साल में अगर इनकेस मैंने अपना बजट पेश करना है, लाइक जुलाई में अगर बजट आया है, तो हम लोग एक एनालिसिस करते हैं कि फर्स्ट मंथ में, सेकेंड मंथ में, थर्ड मंथ में डॉलर की जो प्री मार्केट रेट्स हैं या अगर इनके ओपन मार्केट में जो रेट्स हैं वो कहाँ तक जाएंगे, और उसकी बेसिस के ऊपर हम लोग अपना एक बजटिंग करते हैं। क्योंकि हो सकता है कि मंथ के स्टार्ट पे जो मैंने फ्यूल दिया है या फ्यूल रिलीज किया है या जो फ्यूल का डाटा रिलीज किया है टुवर्ड्स द आईपीपीज या जो आपके थर्मल पावर प्लांट्स हैं, वो हो सकता है कि मैंने उस रेट पे किए हों जो 200 रुपए के डॉलर के हिसाब से होंगे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर इनकेस मैं गुजरता हूँ, महीना हो जाता है या 10 दिन के बाद मुझे ये लगता है कि डॉलर तो बढ़ गया, जबकि मैंने डॉलर की प्राइसेस तो रिलीज की हुई हैं 200 रुपए के हिसाब से, डॉलर अब 210 पे चला गया, तो 10 रुपए का डिफरेंस आना शुरू हो गया। उसके बाद सेकंड क्या होगा, अगर इनकेस हो सकता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम 10 डेज मोर हैज बीन पास्ड, वो 10 रुपए और बढ़ गए। अब होगा क्या कि जब अब मैं 30 जून वाले या 1 जुलाई को जो मैंने उनको फ्यूल रिलीज किया था और 30 जुलाई तक तो मैंने देखा कि जो मेरी डॉलर की प्राइसेस है वो तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, और ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि हमारे यहाँ जो ऑयल को स्टोर करने की कैपेसिटी वो बहुत ही कम है, हमारे पास मैक्सिमम 40-45 डेज रफली एस्टिमेट, आई डोंट नो कि एग्जैक्ट डेट क्या है, लेकिन 40-45 डेज, इससे ज्यादा आपका फ्यूल स्टोरेज की कैपेसिटी है ही नहीं इंस्टॉल्ड। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको मंथ ऑन मंथ बेसिस पे लें या 45 डेज एंड 45 डेज की बेसिस के ऊपर आपको फ्यूल प्राइसेस रिवाइज करनी पड़ी होती हैं। और इसका दूसरी चीज मैं अभी बता दूं कि हम लोग ये भी किया कि लास्ट गवर्नमेंट ने ये रूल पास करवाया था, लॉ पास किया था कि वो 15 दिन के बाद जो है वो ओगरा की समरी की बेसिस के ऊपर रिवाइज कर सकते हैं प्राइसेस। उसकी बेसिक रीजन ये थी क्योंकि उन्हें पता था कि हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, वो इतनी स्टेबल नहीं है कि जिसकी बेसिस के ऊपर हम लोग लॉन्ग टर्म डिसीजन ले सकते हैं। तो अब जब ये रिजल्ट आएगा तो हम लोग एक डॉलर पैरिटी का सिस्टम लेके आते हैं। डॉलर पैरिटी बेसिकली ये होगा कि जब आपने फ्यूल रिलीज किया या जो आपने फर्स्ट 2-3 मंथ्स का एक एनालिसिस करके उसकी बेसिस के ऊपर पावर प्लांट्स को फ्यूल रिलीज कर दिया और उस टाइम के ऊपर जो एक डॉलर की प्राइसेस को थोड़ा सा इन्फ्लेटेड 10%, 5% की बेसिस के ऊपर दे दिया। अब एट द एंड 2 मंथ्स या 3 मंथ्स के बाद जब आप एक्चुअल बेसिस के ऊपर कंपैरिजन कर रहे होते हो तो आपको लग रहा होता है कि उसका कोई ना कोई डिफरेंस है। तो इस बेसिस के ऊपर जब ये डिफरेंस आता है तो उसको फिर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, और इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको जो एडजस्टमेंट्स होती हैं वो पे करनी पड़ती हैं, जिसको हम लोग एट द एंड नाम दे रहे होते हैं एफपीएस का, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स या क्वार्टरली एडजस्टमेंट्स कह लें या मंथली एडजस्टमेंट्स कह लें। तो उसकी बेसिस के ऊपर आपके ऊपर एक और एडिशनल लोड पड़ रहा होता है। उसकी एक जस्ट एग्जांपल ये दे देता हूँ, कभी इसी दफा में आप देख लें कि जो इस दफा के बिल जितने भी आए थे जिस पर बहुत ज्यादा शोर भी पड़ा था मीडिया के ऊपर, एंड गवर्नमेंट हैज टू टेक बैक द डिसीजंस, तो वो इसी बेसिस के ऊपर आता है। जबकि ये जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पड़ी है ये आपको जून के रेट्स पे पड़ी, क्योंकि जून में डॉलर की प्राइसेस डिफरेंट थी। जब उससे पहले साइकिल में जब आपने फ्यूल रिलीज किया वो उस टाइम डॉलर की प्राइसेस डिफरेंट हो गई, जून में बढ़ गई, तो वो जो ओवरऑल डिफरेंस आ रहा है वो आपको पे करना पड़ रहा है। तो जब ये पे करना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने उसके अकॉर्डिंगली, जब मैंने पहले बता दिया था कि जनरेशन एंड ट्रांसमिशन में गैप है, आप उतनी रिकवरी नहीं कर पाते हो। जब रिकवरी नहीं कर पाते हो तो आपको वो फिर एज अ सरचार्ज की फॉर्म में या फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स की फॉर्म में आपको पे करना पड़ता है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डॉलर पैरिटी। इफ इट इज क्लियर देन आई विल मूव ऑन टू द आईपीपीस। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? पीपल जी जी सर ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, बस ये इशू हो रहे हैं डॉलर पैरिटी से, तो लाइक उसकी जो मतलब हमें एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह मिलेगी, उसकी प्राइस ज्यादा होगी, लेकिन उसका क्राइसिस तो नहीं होगा ना इससे? बिल्कुल होगा ना। क्राइसिस सिचुएशन क्या होती है? क्राइसिस सिचुएशन ये होती है ना, देखो अब आपने तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट दे दी, फर्स्ट किया कि जून के अंदर जो जनरेशन कैपेसिटी हुई उसमें जो टोटल जनरेशन कॉस्ट आई थी वो आई थी 100 बिलियन रुपीस फॉर एग्जांपल, ठीक है जी। अब मैंने बोल दिया कि आपको फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के अंदर भी वो सारा सरचार्जेस लगा के आपको लगा दिया। आपको फर्स्ट किया कि जब 100 बिलियन रुपीस का जो कॉस्ट है आपको बिल लगा एफटीए के अंदर, जो एफटीए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट या चार्ज लगा वो ऑलमोस्ट कह लें जो उसके अंदर था तो वो ऑलमोस्ट 10% को लगा दिया या 20% को लगा दिया एडिशनल।
ये प्लस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो जुलाई के अंदर आपको बिल आए थे उसके फॉर्म में आपने 110 बिलियन रुपीज पे करने थे, ठीक है। आपकी रिकवरी कितनी है? 60 to 70%। जब आपकी रिकवरी 60 to 70% है तो अब जितना ज्यादा बिल बढ़ा जाएगा, ये 110 हो गया, 120 130 जाता जाएगा, इसका ये आपका 110 के हिसाब से आएगा 66। अब डिफरेंस तो देख लो कितना हो गया, 44 बिलियन। जब 44 बिलियन होगा जो कि जनरेशन को जाना चाहिए था वो नहीं गया, तो इसका मतलब ये कि इसके पास तो जनरेशन वाले के पास अब इतनी अमाउंट ही नहीं है, बिल्स ही नहीं है कि वो जनरेट करे। जब जनरेट नहीं करेगा तो क्या होगा? शॉर्टफॉल होगा। जब शॉर्टफॉल होगा तो आपको जो एनर्जी की डिमांड है वो पूरी नहीं होगी। तब आपके पास दो क्राइसिस आ गए, एक आपका शॉर्टफॉल के अंदर एनर्जी का क्राइसिस आ गया, दूसरा ये पेमेंट का क्राइसिस आ गया। इज इट क्लियर? यस सर, थैंक यू। ओके, सो आई शुड मूव ऑन टू द आईपीपीज। मैंने भी अपनी स्पीड बहुत स्लो रखी हुई है, मैं 1 घंटे 1.5 घंटे में कवर अप कर देता हूँ, बट इट्स ओके इफ यू आर टेकिंग टाइम टू डाइजेस्ट द कॉन्सेप्ट्स। ये तो मुझे पता चलेगा जब यू विल आस्क द क्वेश्चंस एंड आई विल आस्क द क्वेश्चंस। जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है आईपीपीज। आईपीपीज बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी सेक्टर है उसका सबसे बड़ा जो वाइट एलिफेंट है वो आईपीपीज हैं। आईपीपी स्टैंड्स फॉर इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स। इनका बेसिकली जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो 1990 की जो एनर्जी पॉलिसीज थी उधर से स्टार्ट हुआ था, और उसके साथ हमने 25 साल के एग्रीमेंट्स किया थे। और इस मुल्क के साथ जुल्म ये हुआ था कि जो अग्रीमेंट्स हुए थे वो सारे डॉलर की फॉर्म्स में हुए थे। इस जस्ट एक्सप्लेन कब स्टार्ट हुए थे। एनर्जी 1990 की एनर्जी पॉलिसी से स्टार्ट हुए थे, 25 साल का एग्रीमेंट है। इन कैपेसिटी पेमेंट, अब कैपेसिटी पेमेंट्स ये होती है कि अगर इन केस आपकी पावर प्लांट जो है वो 10 मेगावाट का है तो गवर्नमेंट को जो रेट डिसाइड होता है इनके साथ $4 to $6 पर मेगा पर वाट के हिसाब से वो आपको पे करना पड़ता है 10 मेगावाट का। तो इसका मतलब ये है कि 10 मेगावाट की कैपेसिटी पेमेंट 25 साल तक के लिए का बिल होता है। मैंने पहले ही बोल दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो रिकवरी है वो ऑलमोस्ट 60 to 70% जाती है। तो जब 60 to 70% के अंदर से रिकवरी पूरी नहीं होती तो सरकार क्या देती है? सब्सिडी देती है। जब सब्सिडी देती है तो ये सब्सिडी प्लस ये जो 30% का माइनस लॉस होता है ये ऐड होके आपका प्लस वन होता जाता है। जब ये प्लस वन होता जाता है तो सरकार के ऊपर जो है एक बोझ बनना शुरू हो जाता है। सेकंड जो आईपीपीज का मसला है वो ये होता है कि जब आपको आईपीपीज बेसिकली हम स्टैंड बाय पे नहीं रखते, वो हम लोग ले उसके बेसिस पे चलते हैं कि टर्न की सोल्यूशंस नहीं होता कि मतलब मुझे अगर इनकेस लग रहा है वो बंद हो जाएंगे तो मैं आईपीपीज को कहूँ कि मुझे सुबह एनर्जी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। तो बेसिकली आपको डिमांड उनको भेजनी पड़ती है। रेडी स्टैंड बाय होता है लेकिन स्टैंड बाय कई प्लांट्स नहीं भी होते। अभी इवन जो पाकिस्तान में जून से स्टार्ट हुआ उसकी रीजन यही थी कि कई पावर प्लांट्स जो थे आईपीपीज उनके साथ आपका अग्रीमेंट है, दे आर सीकिंग द कैपेसिटी पेमेंट्स, लेकिन वो अपना जो प्लांट्स उन्होंने अप टू डेट नहीं रखे। उनकी कई जो प्लांट्स है वो शट डाउन पे चले गए, मेंटेनेंस पे चले गए। तो उसकी बेसिस के ऊपर आपको जो डिमांड थी बनी हुई, और आपने देखा कि जून जुलाई के अंदर जब गर्मी बहुत ज्यादा थी और जब आपको डिमांड की जरूरत थी तो वहां पे आप जो शॉर्टफॉल था वो 8000 मेगावाट को भी टच कर गया था, जो कि नॉर्मली आपका 4000 to 5000 मेगावाट से आता है। तो उस बेसिस के ऊपर क्या हुआ कि आपने जो एक वाइट एलिफेंट पाल रहे हैं वो आपके ऊपर और ज्यादा बर्डन क्रिएट करता है। मतलब कैपेसिटी पेमेंट भी ले रहा है, आपसे पैसे भी ले रहा है, लेकिन रिटर्न में जब आप जरूरत पड़ी तो उस टाइम आपको वो भी नहीं दे रहा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये पूछ लेंगे कि ये आईपीपीज जो है वो क्राइसिस कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसका एक्सप्लेन में करिए जो है वो एक्सप्लेन सर्कुलर डेट में। आईपीपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन यू कैन आस्क नाउ। ओके, अब आईपीपीस के अंदर जो बेसिकली पहले हम लोगों ने आईपीपीस लिए थे वो 15 से 18 आईपीपीस थे। अब आईपीपीस का जो डाटा है वो हमारे पास नेपरा की वेबसाइट के ऊपर भी आपको मिल जाएगा, और इवन पाकिस्तान की जो वाटर एंड एनर्जी पावर एंड वाटर एंड पावर की जो एनर्जी है वहां से भी आपको मिल जाएगा। वो डाटा उधर अवेलेबल है, उनके ऊपर सारी डिटेल्स पड़ी हुई है। नेपरा की वेबसाइट के ऊपर भी आईपीपीस की डिटेल पड़ी हुई है,
उसके बाद ये हुआ कि जब 2013 के अंदर थी वो पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई थी, तो पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने साइवल पावर प्लांट लगाया, सारे ऊपर जो था वो काम करना शुरू कर दिया। ये सारे हो थे, लेकिन जो ये भी साइंस नहीं है, इन्होंने लगाया। इसके अलावा उन्होंने कोई कम से कम भी कोई 8 से 10 जो और जो प्लांट थे उनको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए। जब इनको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए तो टोटल जो कुल 25 से 20 से 22 से स्टार्ट हुए 42 से 40 की रेंज में 40 टू 49 के लिए कह रहे हैं, कुछ जो है वो है। और जो करंट जब हम लोग मिला के अगर इनके एसेस में लाएं और कैपेसिटी पेमेंट एंड अग्रीमेंट डालूं तो उसको मिला के जो हमारे पास सर्कुलर डेट है वो 2.7 ट्रिलियन के ऊपर खड़ा हुआ है। इसके अंदर मैंने गैस के भी डाल लिए, एलपीजी के भी चल रहे हैं। अब सर्कुलर डेट के अंदर अब मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ, सो आई ट्राई कि मैं इसमें सारे कॉन्सेप्ट सब दे दूँ। सर्कुलर डेट क्यों कहते हैं? सर्कुलर डेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्टार्ट होता है इन अ साइकिल। मैं आप बता देता हूँ, उसमें इनिशियल फ्यूल प्रोवाइडर होते हैं, अब इनिशियल फ्यूल प्रोवाइडर्स पाकिस्तान के अंदर क्या है? पाकिस्तान पेट्रोलियम, पीएसओ, सेकेंड नंबर के ऊपर आपका आता है जो गैस पावर प्लांट्स, उसमें एसएनजीपीएल, एसएसजीपीएल, ओजीडीसीएल आता है, क्योंकि इसमें सब जो भी आप इनके नीचे कंपनीज आती हैं वो देती हैं। इसके अलावा कुछ प्राइवेट आपके ऑयल्स होते हैं जिसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ओएमसीज। तो बेसिकली क्या करते हैं ये लोग जो हैं वो फ्यूल प्रोवाइडर्स हैं। यहाँ से बेसिकली साइकिल स्टार्ट होता है। इन्होंने फ्यूल किसको प्रोवाइड करना होता है? ये प्रोवाइड करते हैं आईपीपीज को। मैं जब जेनकोस लिखूंगा तो जेनको का मतलब ये है कि ये भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं, लेकिन इनको गवर्नमेंट चलाती है। इसका डाटा भी आपको नेपरा की वेबसाइट पे मिल जाएगा, वाटर एंड पावर वाली भी, इन सब के ऊपर भी मिल जाएगा। तो इफ यू वांट तो आप इनसे आईपीपीज एंड जेनकोस का सारा डाटा वहां से, आई विल शेयर द रिसोर्सेज एज वेल, जहां से मैंने डाटा लिया, जहां से मैंने टॉपिक को प्रिपेयर किया था, तो आप इनको भी ले लेंगे। तो अब हुआ ये कि इनिशियल जो फ्यूल प्रोवाइडर्स थे, इन्होंने सरकार के कहने पे, क्योंकि ये गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, ये भी गवर्नमेंट ये सेमी गवर्नमेंट टाइप है, ये भी ऑटोनोमस बॉडीज हैं। ऑयल मार्केट वैसे भी प्राइवेट है, क्योंकि ये सारी गवर्नमेंट के स्टेक्स पे चलती हैं, गवर्नमेंट की श्योरिटी एंड उनका जो गारंटी है उस पर चलती हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्यूल रिलीज कर दिया टूवर्ड्स द आईपीपीज एंड जेनकोस। इसका मतलब ये है कि अगर इन्होंने 100 बिलियन का दिया तो इसका मतलब ये है कि सरकार इज बाउंड टू पे देम 100 बिलियन। अब होगा क्या, इन्होंने इनको दिया, इनके पास आ गया। अब आईपीपीज जो हैं, इन्होंने जब एनर्जी जनरेट कर दी तो आगे किसके पास गया? कंज्यूमर के पास। तो जब कंज्यूमर के पास गया, तो अब कंज्यूमर ने कंज्यूम किया, तो आइडियली क्या होना चाहिए था? इसने कहा जी कि जब मैं सारी जनरेशन कॉस्ट की, मैन हैंडलिंग, मेंटेनेंस प्लांट की 100 बिलियन का दिया, तो ये 110 बिलियन पे चला गया। इन्होंने कहा कि जो मेरी जनरेशन कॉस्ट है टोटल वो 110 बिलियन है। तो अब कंज्यूमर ने कितना पे करना है? 110। अब इसमें अगर गवर्नमेंट के चार्जेस भी डाल लें, सब कुछ डाल लें, तो कंज्यूमर के पास ट्रांसमिशन के बाद 120 बिलियन। ये मैं सिर्फ रफ एस्टिमेशन बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सो इनिशियल 100 बिलियन से स्टार्ट हुआ, 10 बिलियन पे गया, 100 बिलियन पे गया। अब इसके बाद आता है गवर्नमेंट का रोल। इसका इसमें एक दो चीज़ें रिमूव कर रहा हूँ, अगर आपको क्लियर होगी हैं तो रिकॉर्डिंग में भी आ जाएंगे। मेरे पास स्पेस का मसला है, मैं इनको एज इट इज रखता हूँ। जब सरकार आया तो 120 बिलियन, कंज्यूमर ने कहा भाई 120 बिलियन तो मैं नहीं पे कर सकता हूँ, हमारे पास है ही नहीं। तो सरकार ने कहा अच्छा 100 बिलियन ही दे दो, 20 बिलियन जो है वो मैं सब्सिडी दे देता हूँ। ये गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट की गारंटी पे पहले 100 आया, फिर 20 आ गया, ठीक है।
जब 20 आया तब कंज्यूमर के ऊपर, जब मैंने पहले ही बता दिया कि पाकिस्तान के अंदर तो रिकवरी है ही कम, 60-70 में मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ कि इसके अंदर ट्रांसमिशन डिस्पैच लॉसेस, रीजन तो मैं वो बता दूंगा, ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच लॉसेस कितने चले जाते हैं पाकिस्तान के घर में, और बढ़ जाते हैं, कैपेसिटी है नहीं हमारे पास, तो 60-70% हमारे पास रिकवरी है। तो 100 के अंदर से आपको 120 में 20 माइनस हो गया सब्सिडी का, तो 100 के अंदर से भी आपको 60-70 के साथ में रेफर कह देता हूँ 60 बिलियन जो आपको मिल गया। तो सरकार को कितना मिलना चाहिए था? 120, सरकार को मिला कितना? 60। तो अभी 60 के अंदर और 100 के अंदर, क्योंकि 20 तो सरकार ऑलरेडी पे कर रही थी, 120 पे करके सरकार को 60 मिला, तो ओवरऑल जो डेफिसिट है वो 60 का है, और जो पेमेंट्स के अंदर है तो 100 माइनस ओवरऑल जो, अगर इनके 100 में से जो पेमेंट्स में करूंगा तो वो 40 का है। 100 माइनस 60, 40। सरकार के ऊपर जो वाजिबुल अदा है इनका वो है 40 बिलियन। ठीक है, अब हुआ ये, अब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इनिशियल पेमेंट्स, ये एक साइकिल चला, कंज्यूमर, गवर्नमेंट टू इनिशियल प्राइसिंग में, इसमें ये दोबारा से फिर साइकिल जो है वो चलता रहता है। इज इट क्लियर? क्योंकि मैं इसको रिमूव करके मैंने बेसिकली आपको दोबारा साइकिल बताना है। अगर ये क्लियर है तो हम सर एक चीज पूछनी थी सर, ये जी, जो जी, आपने पूछें। बताया कि इनिशियली जो है फ्यूल प्रोवाइडर्स जो हैं ये पीएसओ वगैरह ये देते हैं फ्यूल आईपीपीज को और जेनकोस को जी, तो फिर जो ये जो जैसे पीएसओ है, जितने भी फ्यूल प्रोवाइडर्स हैं, इनको गवर्नमेंट डायरेक्टली पेमेंट करती है? असल में देखें ना, जितने ये देखें, अब मसला ये कि अब जितने भी फ्यूल प्रोवाइडर्स हैं या जितने भी कंपनीज हैं, ये गारंटी पे देती हैं। इन्होंने एक सोल गारंटीज रखी होती हैं कि हमारी इतने गारंटीज पे देते हैं, और गारंटी देती है गवर्नमेंट को, क्योंकि आईपीपीज चूंकि उनका डायरेक्ट लिंक जो है वो गवर्नमेंट के साथ है। गवर्नमेंट ने ही उनको कॉन्ट्रैक्ट इशू किया होता है ना, गवर्नमेंट का आईपीपी जो भी है, मैंने कोई अगर आईपीपी इंस्टॉल करना तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है? गवर्नमेंट के साथ। इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट की गारंटी के ऊपर मैं आऊँगा ना, अपना सारा इक्विपमेंट लेके आऊँगा, इस मुल्क के अंदर आके लगाऊंगा, फिर उसको ऑपरेट करूँगा और पाकिस्तान को दूंगा, तो मेरा गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसका मतलब ये कि मुझे किसी किस्म की भी जो भी फ्यूल रिक्वायरमेंट्स होगी वो मैं अपना तो नहीं लेके आऊँगा ना, तो मुझे गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, प्रोवाइडेड है क्योंकि गवर्नमेंट ने मुझसे फैसिलिटी लेनी। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ऐसे अरेंजमेंट्स करके देगी मुझे कि वो जो फ्यूल मुझे मिलना है या जो भी किसी भी कंपनी के थ्रू मैंने फ्यूल लेना है, तो वो गवर्नमेंट की गारंटी के बेसिस पे होता है। ठीक है, सेकंड, कुछ ऐसे आईपीपीज हैं जो कि अगर प्राइवेट ऑयल मार्केट, आप आईपीपीज कहते हैं, वो हम कहते हैं कि जी हम लोगों ने जो चलाना है ऑपरेशन हमारे अपने होंगे, यू जस्ट नीड टू पे अस द कैपेसिटी पेमेंट्स, एंड जो आप यूनिट्स लेंगे हमसे, हम उसकी बेसिस के ऊपर, मतलब वो कंज्यूम एंड पे की पॉलिसी है कि जितने आप यूनिट लेंगे कैपेसिटी पेमेंट प्लस यूनिट उतने दे दें। उन केसेस के अंदर क्या होता है कि कुछ आईपीपीज डायरेक्टली डील कर रहे होते हैं प्राइवेट कंपनीज के साथ। मतलब मैं अगर कहूँ कि कोट अद्दू पावर प्लांट है तो वो प्राइवेट है, गवर्नमेंट को वो नहीं कहता कि मुझे फ्यूल चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो डील कर लेगा शेल के साथ। तो अब वो शेल को ये कहेगा कि आप मुझे जो है ना वो 10 बिलियन का फ्यूल दे दो, जब गवर्नमेंट मुझे पेमेंट कर देगी बेस्ड ऑन द कंजम्पशन, और जो यूनिट्स रिकवरी करेगी यूनिट्स की बेसिस पे कंज्यूमर्स पे, तो उसकी बेसिस पे आपको पेमेंट कर दूंगा। तो अब होगा क्या कि जो इस तरह के पावर प्लांट्स होते हैं जिन्होंने प्राइवेटली तौर पे सारी चीज़ें डील करनी होती हैं, तो सरकार से वो कहते हैं कि सर मैंने तो 10 अरब रुपए का फ्यूल लिया है, 1 अरब मेरी कॉस्ट आई है, तो 11 अरब मुझे दे दें। सरकार कहती है कि मैंने कंज्यूमर से जो इकट्ठा किया है यूनिट्स के अगेंस्ट में, तो वो 11 अरब तो नहीं है, वो फॉर एग्जाम्पल 5 से 6 अरब रुपये है। तो इसका मतलब है कि सरकार उसको 6 अरब रुपये देगी, और बाकी जो 5 अरब रुपये उसको देना था वो अगेन एक डेट क्रिएट होगा। अब चूंकि ये एक साइकिल चलता रहता है, गवर्नमेंट या ऑयल कंपनीज टू आईपीपीज, देन टू कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, एंड देन इस वजह से हम इसको सर्कल बोलते हैं। एक सर्कल क्रिएट होता है जो कि कॉन्टिन्यूसली पाकिस्तान में अभी से चल रहा है। इज इट क्लियर? जी Yes, जी sir. सर क्लियर है। अब एक सर इसमें और चीज पूछनी थी बस छोटी सी। आप बड़ी चीज पूछ लें, कोई इशू नहीं है सर वो ये है कि देखिए जो आपने कहा कि 100 बिलियन से 110 बिलियन पे गया पहले, तो जो हाँ। 10 बिलियन ऐड हुआ, ये 10 बिलियन आईपीपी की कॉस्ट है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस प्रॉफिट है उनका, के मतलब असल में जो आईपीपीज के जब आप यूनिट क्रिएट ना, जब भी कभी आपने यूनिट बनाना होता है, तो जो यूनिट कॉस्ट होती है ना, वो जी। बेसिकली क्या होती है आपकी, उसमें आपकी होती है ऑपरेशन कॉस्ट। ठीक है, ऑपरेशन कॉस्ट में क्या होता है कि जो आपका कि अगर जनरेटर चल रहा है तो जनरेटर कितना चला है, सही है। अब जनरेटर के अंदर सिर्फ इसका रनिंग नहीं होती, उसी मेंटेनेंस भी डालते हैं हम, क्योंकि जनरेटर ने अगर 1 साल बाद चलना है तो हम ऐसा तो नहीं करूँगा कि मैं साल के बाद, अगर इसको पर 10 करोड़ रुपए की लागत आनी है
तो मैं ऐसा तो नहीं करूंगा कि मैं आखिरी महीने में 10 करोड़ डालूंगा, तो मैं ये करूंगा मैं 10 करोड़ को डिवाइडेड बाय 12 कर दे रहा हूँ। सही है, वो हमने ऑलरेडी एस्टिमेट लगाए होते हैं कि अगर 1 साल के बाद मैंने जनरेटर की मेंटेनेंस करनी है, ये जो आपका पावर प्लांट के अंदर जो भी इक्विपमेंट उसकी मेंटेनेंस करनी है, तो उस पर टोटल खर्चा 10 करोड़ आएगा। तो उस 10 करोड़ को मैं डिवाइड कर लेता हूँ 12 पे, और वो हर महीने में कॉस्ट डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद थर्ड कॉस्ट आपकी क्या आती है? मैन पावर। ठीक है, क्योंकि आपने आईपीपी चलाने के लिए लोग तो रखे हुए हैं ना, जिन्होंने इसको चलाना है, जनरेटर को ऑपरेट करना है, उसकी मेंटेनेंस भी करनी है, तो वो मैन पावर की सारी कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, तो इसमें जो हम यूनिट कॉस्ट लेते हैं उसमें ऑपरेशन आ जाती है, मेंटेनेंस आ जाती है और मैन पावर कॉस्ट, ये मेजर हेड्स होते हैं। इसके अलावा और भी कॉस्ट होती है जो कि हम सरकार, अगर इन केस आईपीपी ऑब्वियसली बात है वो गारंटी ली होती है उन्होंने, तो उसके केस में उन्होंने इंटरेस्ट पेमेंट्स भी करनी होती है, सरकार उनको इंटरेस्ट पेमेंट ले भी रही होती है। और उन्होंने अब जिसने भी 10 बिलियन रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान में, तो उसके पास तो नहीं होगा, तो ऑब्वियसली बात है वो बैंक से लोन लिया होगा, तो वो इंटरेस्ट पेमेंट्स भी होती हैं, और वो सरकार को पहले एग्रीमेंट में बता देते हैं कि इस पे इतना इंटरेस्ट है, तो मैं जब भी आपको चार्ज करूंगा तो उसमें इतने % इंटरेस्ट अमाउंट मैं आपसे लूंगा, क्योंकि वो आपने आगे पे करनी होती है। तो इस तरह के कई कॉस्ट होती है। ठीक है, तो वो 10 बिलियन वो अपनी ओवरऑल ऑपरेशन कॉस्ट दे रहा था। ये तो मैंने वैसे ही एक जो है ना वो रैंडम फिगर ली है जस्ट आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए। ठीक है जी जी सर, लेकिन सर इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन भी होता है कॉस्ट के साथ? हाँ, ऑब्वियसली बात है ना, देखो कोई भी दुनिया का बिजनेस प्रॉफिट के बगैर तो चल ही नहीं सकता ना। सही सही। अब आप एक क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं कि जी अगर प्रॉफिट लेना है तो कैपेसिटी पेमेंट्स क्यों ले रहे हैं? तो कैपेसिटी पेमेंट इसलिए लेते हैं क्योंकि भाई वो आपके लिए जो है वो एक इक्विपमेंट उठा के लाया ना, उसने बाहर के मुल्क से या कहीं से इक्विपमेंट परचेज भी तो किया है। अब इक्विपमेंट की अपनी लाइफ भी होती है, ठीक है, तो वो उसने लाइफ भी तो पूरी करनी है ना। अगर इन केस मेरा भाई 10 अरब रुपए का इक्विपमेंट ही है, तो वो 10 अरब रुपए मैंने पूरा भी तो करना है ना सरकार से। सरकार मुझे ये कहते हैं मेरे पास गारंटी नहीं होगी तो मैं 10 बिलियन इन्वेस्ट ही नहीं करूंगा जब, और वो एटलीस्ट मैं इतनी टाइम के लिए तो करूंगा ना कि मेरे उतनी देर में मेरी इक्विपमेंट भी जो है वो डेप्रिसिएट हो रहा हो, उसकी लाइफ भी खत्म हो रही है और ओवरऑल मेरे पैसे भी रिकवर हो रहे हैं। सही क्लियर है? सही जी क्लियर है सर। और आपने कहा कि इनका 25 ईयर के एग्रीमेंट्स थे 90s के, तो वो क्या रिन्यू भी हो गए हैं एग्रीमेंट्स या वही वाले चल रहे हैं? हाँ, उनमें से देखो, अगर इनकेस जब आपने इनिशियल लगाए थे ना वो 12 से 15 आए थे, 20 मैक्सिमम थे, लेकिन 20 इसलिए हम नहीं कहते क्योंकि 5-6 जो वैसे ही उनका निगोशिएशन उनके एग्रीमेंट्स मैच्योर होते हुए टाइम लग गया था। तो असल में हुआ ये कि उनके एग्रीमेंट थे 25 साल के, तो आइडियली कब तक जाने थे? 2015 तक। हाँ, तो 2013 की गवर्नमेंट ने उन सबको रिन्यू कर दिया ना। उन्होंने जस्ट ये शो किया कि सर हम पाकिस्तान के अंदर जो है ना हमने एनर्जी, आपने देखा होगा कि 2013 की जब गवर्नमेंट आई थी 2018 के जाते जाते उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर हमने लोड शेडिंग खत्म कर दी। जी। तो उसकी वजह यही थी कि आप इतने ज़्यादा पावर प्लांट्स ले आए थे कि जनरेशन कैपेसिटी अपने 47-49 मेगावाट तक ले गए, लेकिन आपके पास ट्रांसमिशन कैपेसिटी भी आई 25,000। गर्मियों में और सिस्टम बैठ जाता है क्योंकि आपके ट्रांसफार्मर हीट अप होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो जिस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए तो वो किया नहीं है, वो रीजंस में भी मैं बताऊंगा। क्लियर है सर? ये जो सर्कुलर डेट आपने बताया सर, ये घूमता रहता है स्टेक होल्डर्स के बीच में या फिर कोई पर्टिकुलर स्टेक होल्डर्स के बीच में रहता है? नहीं, ये घूमता रहेगा ना। देखो अब आईपीपीस को तो पेमेंट ही नहीं हो रही ना सर। अब देखो मसला क्या है, मसला ये कि मैंने कंज्यूमर नहीं पैसे देने हैं ना, अल्टीमेटली पैसे किसने पे करने हैं? कंज्यूमर ने। जब कंज्यूमर से गवर्नमेंट 100% रिकवरी नहीं ले रही, मतलब आइडियली तो ये होना चाहिए था ना कि अगर 120 बिलियन का मैंने आपको कंज्यूमर को ट्रांसफर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अब क्लियर है? जी सर। ओके, अब होगा क्या कि आइडली ये होना चाहिए, आइडल सिनेरियो ये होता है कि 120 बिलियन अगर जनरेट हुआ है, 120 बिलियन पेएबल है, तो सरकार के पास भी तो 120 बिलियन ही जाए ना। अगर सरकार के पास 120 बिलियन जाएगा, या चलो सरकार 20 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही है, तो बाकी 100 अरब तो जाना चाहिए ना उसके पास। तो सरकार के पास ही जब पूरे पैसे नहीं पहुंचेंगे कंज्यूमर की तरफ से, तो इसका मतलब ये कि वो सरकार तो पे नहीं कर सकेगी। तो जो डेफिसिट पहुंचते पैसे पूरे, उसमें मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो मैंने आपको बता दिया कि जो कंज्यूमर से रिकवरी है वो 60-70% है, क्योंकि पाकिस्तान के कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आप बिल ही नहीं ले सकते हो, वहाँ पे चोरी बहुत ज्यादा होती है। इवन जो आपका पहला फाटा रीजन्स थे वहाँ पे बिल नहीं पे करते थे लोग,
क्योंकि वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आते थे, वो मानते नहीं थे। इवन सिंध के अंदर के ये एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी चोरी होती है, ठीक है। तो जो थेफ्ट होती है तो इसका मतलब ये है कि जो थेफ्ट होती है उसका मतलब है कि पीछे से जनरेट होकर ट्रांसमिट तो हो रही है, लेकिन जो बिलेबल अमाउंट थी या जो जिन यूनिट्स के ऊपर बिल लगना था वो बिल लग के गया, लेकिन वो पे नहीं हो रहा। तो आपकी 60-70% रिकवरी, ये भी मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड फिगर बता रहा हूँ, रादर अगर इनके सेक्चुअल फिगर्स में आप जाओगे तो इससे भी कम। तो असल में गवर्नमेंट की बिल नहीं है, गवर्नमेंट की जो रेट है वो नहीं है। जब वो रेट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप कंज्यूमर से, मतलब हम क्वेश्चन था वो पे नहीं कर पाते। जी पूछ लें सर। एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है सर। जी सर ये जो अगर फॉर एग्जांपल सर, अगर 120 बिलियन सर कॉस्ट है और अगर 20 बिलियन सरकार हमें वो दे रही है, सब्सिडी दे रही है, विच इज 100 बिलियन अगर पेबल है, तो हाँ। सर वो अगर गवर्नमेंट दे ही 50-60 बिलियन रही है, तो सर जो 40 बिलियन का सर जो डेफिसिट आ रहा है वो तो फिर उसको कंपनीज को सर लॉस है ना ये तो, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं 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 नो 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 नो। देखो सरकार 60 नहीं दे रही, कंज्यूमर 60 दे रहा है ना। सरकार कंज्यूमर से 100 अरब निकलवा नहीं रही। ठीक होगा सर, ठीक होगा। समझ तो सर वो तो फिर जो डेफिसिट है सर, अगर वो गवर्नमेंट की तरफ से जा रहा है, अगर वो गवर्नमेंट मतलब वो गवर्नमेंट को लॉस है। ऑब्वियसली ना, सर्कुलर डेट की जिम्मेदारी उसी पे आ रही है ना, क्योंकि एट द एंड तो गवर्नमेंट को पे करना पड़ा ना। यू गाइस रिमेंबर, तो 2013 में जब गवर्नमेंट आई थी पीएमएलएन के, तो उन्होंने आते साथ 462 अरब रुपए दे दिया था ताकि सर्कुलर डेट एक दफा जीरो हो जाए, ठीक है। उसका कोई ऑडिट भी नहीं हुआ था, वो सारा आईपीपीएस को दे दिया ताकि आप एटलीस्ट 2013 के लेवल तक जीरो हो जाए, लेकिन वो फिर बढ़ता रहा। उसकी रीजन यही है क्योंकि इस पूरे साइकिल के अंदर से अगर कोई भी पेमेंट निकालेगा या पूरी पेमेंट नहीं देगा तो वो तो साइकिल तो चलता रहेगा, और एज अ रिजल्ट आप देख लो 2.7 ट्रिलियन पे खड़े हो आप। लेकिन सर ये जो 2.7 ट्रिलियन है, मतलब लॉस तो उनका ही है ना, आईपीपीएस का, उनको ही नहीं मिला ना 2.7 ट्रिलियन डॉलर। तो उनके पास कोई गारंटी है, मतलब गवर्नमेंट उनको दे ही देगी या कब तक दे देगी? असल में हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो। उसमें अल्टीमेटली लॉस जो है वो उन्हीं का है, लेकिन लाइबिलिटी किसकी है? लाइबिलिटी तो गवर्नमेंट की है। पे तो गवर्नमेंट ने करना ना, लॉस बिल्कुल उनको है। और इसकी बेसिस के ऊपर काफी आपने देखा होगा कि पिछली गवर्नमेंट उनके ऊपर नेगोशिएशंस भी करने की कोशिश की थी कैपेसिटी पेमेंट्स के ऊपर भी। लेकिन ऑब्वियसली बात है ना, देखो जब आपने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अग्रीमेंट्स किए होते हैं ना, तो इसका मतलब आप बाउंड होते हो। तो 25-25 साल के तो अग्रीमेंट करके तो आपने खुद को पाँव पे खुद ही कलाड़ी मारी हुई ना, कि आपने कैपेसिटी पेमेंट भी पे करनी है, और उसके बाद उनसे वो आपको वो सपोर्ट भी नहीं करते फिर। तो एज अ रिजल्ट नो डाउट उन्हीं को है, सिर्फ उनको लॉस नहीं है, आपको उनको भी लॉस है जो आपके इनिशियल फ्यूल प्रोवाइडर्स हैं। सर ये सर स्टेट गवर्नमेंट ऑयल गारंटी क्या रखवाती है के पास जाएगा ना? क्या चीज? गारंटीज स्टेट गवर्नमेंट क्या ऑयल जो रखवाती है सर? एजेंसीज हैं, एक बंदा बोल रहे प्लीज। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो स्टेट ऑयल एजेंसीज हैं, ये जो डेट है 40 बिलियन का जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये तो वो उनके पास ही जाएगा ना, गवर्नमेंट नहीं पे करना है ना, ये वो आईपीपीएस तो नहीं बेयर करेंगे बेसिकली। तो ये गवर्नमेंट का जो सेल्फ इदारा है उसके पास ही डेट क्रिएट हो रहा है ना। तो गवर्नमेंट ने दो तरह की पेमेंट करनी है। पहली गवर्नमेंट ने पे करनी है इनिशियल फ्यूल प्रोवाइडर्स को, ठीक है, क्योंकि उसने गवर्नमेंट के कहने पे उनको ऑयल प्रोवाइड किया हुआ है। दूसरा उसने पेमेंट करनी है आईपीपीएस को कैपेसिटी की, वो तो फ्यूल प्रोवाइडर्स ने तो नहीं देनी ना। सर गवर्नमेंट गारंटी क्या रखवाती है? 40 बिलियन जो है ना गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, वो आईपीपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे सिस्टम में, नहीं कर रहे ना, एक्स्ट्रा कर रहे हैं उन्होंने नहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो उन्होंने तो ऑलरेडी एनर्जी बना के दे दी हुई है आपको, ये गवर्नमेंट के खाते में पेएबल है। इन्वेस्ट करें तो उसका तो इम्पैक्ट और होता है ना। बेसिकली समझ ये नहीं आ रही कि वो 40 बिलियन पे मतलब डेट जो क्रिएट हो रहा है किसी लेजर में, डेट तो क्रिएट हो रहा है, वो डेट को बेयर कौन कर रहा है? गवर्नमेंट, स्टेट ही कर रही है। स्टेट कर रही है, लेकिन लॉस किसको, अल्टीमेट लॉस किसको जा रहा है? वो आपके फ्यूल प्रोवाइडर्स को जा रहा है और आईपीपीएस को जा रहा है। तो सर फिर लॉस तो फ्यूल प्रोवाइडर को हुआ ना, इसमें गवर्नमेंट का सर कहाँ से स्टेक आ रहा है? नहीं, अच्छा देखो वो पेमेंट करनी किसने है? सर वो करनी तो गवर्नमेंट में, लेकिन सर अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, खजाना खाली है, तो सर वो तो जब आईपीपीएस ने या फ्यूल प्रोवाइडर ने जब नया फ्यूल या उसने भी अपना प्रोसेस चलाने के लिए उसको पैसे चाहिए, सर वो कहाँ से पैसे लेगा? फॉर एग्जांपल अगर मैं अगर सर फ्यूल प्रोवाइडर हूँ और मैं अगर गवर्नमेंट को दे रहा हूँ फ्यूल दे रहा हूँ, और गवर्नमेंट अगर मुझे पैसे पूरे नहीं दे रही, तो सर मैं अपने पैसे रिकवर कैसे करूंगा? मेरी चलो गवर्नमेंट तो स्टेट है। आपने न्यूज में ही सुना होगा ना कि पीएसओ ने, एसएनजीपीएल ने गैस देने से मना कर दिया,
क्योंकि उनके बिल्कुल पास ऐसे इतने ही या तो नहीं है, तो उसकी रीजन क्या होती है? फिर गवर्नमेंट अगर इनके मुल्क का सर्कट चलाना है तो वो क्या करती है? फिर गवर्नमेंट लॉन्स पे जाती है। गवर्नमेंट को लॉन्स क्यों लेने पड़ते हैं? इसी वजह से लेने पड़ते हैं ना, क्योंकि इस तरह की जितने भी पेमेंट्स हैं वो कवर अप तो करनी है ना, उसने मुल्क का निजाम तो चलाना है। ये तो हम आइडल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं ना, इसमें इतना आ गया। अब ये जो 40 है ये तो पे होना है ना, कभी तो पे होना है ना, चाहे लॉस जिसका भी है। आज नहीं होगा, 10 साल बाद पे होगा, तो कभी ना कभी तो पे होगा ना। कहाँ से पे होगा? या तो आपका रेवेन्यू इतना ज्यादा हो जाए कि सरकार के पास पैसा वाफिर हो जाए, या सरकार को लोन लेने पड़ेंगे, और एज अ रिजल्ट नहीं हम सर, लोन लेते हैं। ये पे तो फिर एट द एंड ऑफ द डे ये उनको आईपीपीज तो अपना क्लियर कर लेंगे ना, ये पे तो फिर स्टेट ऑयल एजेंसीज को होगा एट द एंड ऑफ द हाँ डे। तो अब अगर इसमें रूट कॉजेज में जाऊं तो गवर्नमेंट क्यों बियर कर रही है ये कॉस्ट? इस वजह से बियर कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट की रेट मजबूत नहीं है। अगर कंज्यूमर से गवर्नमेंट जितनी उनकी एनर्जी दे रही है 120 रिकवर कर ले, या 120 भी नहीं 100 भी रिकवर कर ले, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर से तो पूरे पैसे चले गए ना गवर्नमेंट को। जिस तो समझ आ गई। ठीक है, तो जब कंज्यूमर असल ओके सर, समझ क्या आ है गई मसला, है, ये वी कैन मूव फॉरवर्ड। गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट आती है पॉलिटिकल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आती है 5 साल के लिए। उसे अभी एग्जाम्पल देखो, अभी IMF के लिए गवर्नमेंट ने ज्यादा सख्त हाथ नहीं रखते और रिकवरी पूरी नहीं होती। सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। इज इट क्लियर? जी सर। अच्छा, चलें आगे। जी सर, चलें आगे। ओके, अब क्लियर हो गया एनर्जी क्राइसिस का, क्लियर हो गया। जब ये पेमेंट्स आएंगे तो ओवरऑल ठीक है। अगर इनकेस पेमेंट्स नहीं होगी, मैंने एग्जांपल दे दी कि ESO कहता है या SNGPL कहता है कि सर आपने पेमेंट्स नहीं की हुई, तो हम IPPs को जो है वो फर्दर अब गैस फ्यूल नहीं देंगे। जब फ्यूल नहीं देंगे तो क्या होगा? आपकी एनर्जी जनरेट नहीं होगी, IPPs काम करना बंद कर देंगे। जब काम करना बंद कर देंगे तो आपका ओवरऑल जो एनर्जी की डिमांड है वो मीट नहीं होगी। जब एनर्जी की डिमांड आपकी मीट होनी शुरू होगी तो फिर एक क्राइसिस सिचुएशन जो क्रिएट होगी। सो विल जस्ट कीप ऑन। मैंने लेक्चर दौरान में भी काफ़ी ट्राई की है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कॉजेज, जिसमें सबसे पहले इंपोर्टेड फ्यूल है। मैंने सबसे पहले बता दिया था कि हमारे पास जो एनर्जी जनरेशन है वो ज़्यादा थर्मल से है। जब थर्मल से एनर्जी जनरेट हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वो फ्यूल इंपोर्टेड है, उसमें पेट्रोलियम, डीजल, गैस, ऑल दिस, सॉरी गैस LNG के फॉर्म में आती है और वो डॉलर की फॉर्म में हमें पे करनी पड़ती है। तो डॉलर की प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो इसका मतलब ये कि आपके ओवरऑल यूनिट प्राइसेस बढ़ती हैं। रिकवरी आपकी वैसे ही नहीं होती। जब रिकवरी नहीं होती तो इसका मतलब ये आपको जितनी अमाउंट एनर्जी की रिक्वायर होती है वो जनरेट नहीं होती। दैट रिजल्ट इन द क्राइसिस। सेकेंड इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज। ये यस गवर्नमेंट की साइड के ऊपर भी काफ़ी है। गवर्नमेंट ने अभी एनर्जी पॉलिसीज लास्ट गवर्नमेंट में आई थी 2030 के, हम लोग अपनी पॉलिसीज लेके आए, जिसमें हम लोगों ने 2019 में अल्टरनेटिव एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर भी है, जिसमें 2030 तक हम मैक्सिमम जो है वो सोलर के ऊपर एंड थर्मल, सोलर के ऊपर एंड विंड के ऊपर हम लोगों ने शिफ्ट होना है। तो उसकी चीज़ का भी इम्पैक्ट है, लेकिन वो हो गया। लेकिन वो सारी चीज़ें अभी सिर्फ पेपर्स की फॉर्म में, ऑन ग्राउंड अभी तक इसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। अगर इनकेस हम रीन्यूएबल के ऊपर भी चले जाएं और रीन्यूएबल के ऊपर चले जाएं तो इसका मतलब ये कि ओवरऑल आपकी इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर जो बर्डन है या इंपोर्ट बिल है वो रिलेटिवली कम होता है। तो जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही पॉलिसीज की, अब पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन 2-3 टीयर्स की, एक रीन्यूएबल के ऊपर हम जाना चाह रहे हैं, वो नहीं जा रहे। हमारे IPP सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी। आवाज तो मसला आ रहा है सर, आवाज नहीं आ रही।
ये अब भी आवाज आ रही? नो सर। सर आवाज हैंग हो रही है। डिस्टॉर्शन है सर आपकी आवाज में अभी भी। सर आवाज आ ही नहीं रही बल्कि। ये अब आवाज आ रही है? यस सर। जी सर आ रही है। जी सर आ रही है अभी। सर अब आ रही है। जी, इंपोर्टेड फ्यूल मैंने बता दिया था क्योंकि हम लोग ज़्यादातर डॉलर्स की फॉर्म में लेते हैं, तो जब डॉलर की और प्राइस बढ़ती हैं, ओवरऑल फ्यूल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती हैं, तो ओवरऑल उसकी एक रीज़न है, उसकी वजह से क्राइसिस होता है जब हम लोग पेमेंट्स नहीं कर पाते टाइम पे, या फ्यूल हमारे पास टाइम पे नहीं आता, तो उसकी वजह से जो जनरेशन डिमांड हमें चाहिए होती है, जो पेमेंट्स हम लोग टाइम पे नहीं कर पाते, उसकी वजह से क्राइसिस सिचुएशन होती है। सेकंड है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज है। जिस तरह लास्ट गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी बनाई थी कि हमने पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोड शेडिंग खत्म करनी है, तो उसके लिए उन्होंने ज़्यादातर जो है वो पावर प्लांट्स लगा लिए, लेकिन ट्रांसमिशन साइड के ऊपर कोई मसला, मतलब ट्रांसमिशन साइड के ऊपर कोई फोकस नहीं किया। तो प्लांट्स तो लग गए, लेकिन जब उनसे यूटिलाइज करने का उनका टाइम आया, तो उस टाइम के ऊपर उनके पास वो कैपेसिटी नहीं थी, हमारे पास ट्रांसमिशन लॉसेस बहुत ज़्यादा थे। सेकेंड ये कि अभी तक कोई पॉलिसीज हम लोगों ने नहीं की। पिछले दिनों में कुछ पॉलिसीज स्टार्ट थी कि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज हैं, डिस्कोज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जो कि कंज्यूमर से, जिस तरह लेस्को है, कैपको है, ये जितनी भी कंपनीज हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर कंज्यूमर से बिल इकट्ठा करती हैं, ये भी अपना पूरा जो है वो रिकवरी नहीं पूरी नहीं करती, 100% रिकवरी नहीं करती हैं। और पिछले दिनों पॉलिसीज आ रही थी कि उनको प्राइवेटाइज किया जाए, लेकिन वो भी खटाई में मामला पड़ गया था क्योंकि रिजल्ट ठीक नहीं था, क्योंकि आपने के इलेक्ट्रिक को दिया हुआ, प्राइवेटाइज किया हुआ सिचुएशन, लेकिन वो भी 100% रिकवरी के ऊपर नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट्स विद आईपीपीज। मैंने डिटेल में बता दिया कि हमने 25-25 साल के एग्रीमेंट्स किए हैं। कैपेसिटी पेमेंट्स जो हमने डॉलर की फॉर्म में करनी होती हैं, वो हम लोगों का सबसे बड़ा मसला है। और सेकंड ये होता है कि हम लोग जब रिकवरी पूरी नहीं कर पा रहे होते, तो उनको पैसे पूरे नहीं देते। जब पैसे पूरे नहीं देते, तो उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो पावर जनरेशन आपको करके दें। नेक्स्ट इज अनरियलिस्टिक टैरिफ्स। टैरिफ्स हैं, लो रिकवरी, सब्सिडीज। अनरियलिस्टिक टैरिफ इसलिए मैंने आपको बता दिया था, 2-3 चीज़ें हमने अनरियलिस्टिक टैरिफ के बारे में पढ़ी थी। उसके अंदर सबसे पहली चीज़ आती है, वो आती है कि आपके जो इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स हैं, आपके जो इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाते हैं। उसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के, इसके अलावा जो आपने डिफरेंट फीस आपके ऊपर लग जाती हैं, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, इस तरह की जितने भी आपके ऊपर टैक्सेस लग जाते हैं, तो काफ़ी अनरियलिस्टिक हो जाते हैं। कभी कभी होता है कि अगर आपने अभी पाकिस्तान हुआ है कि अगस्त के बिल के अंदर जो है वो जून के जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट या सरचार्ज है वो लग के आ रहा है। दूसरी रीज़न ये होती है कि आपने चूँकि डॉलर टू रुपी कन्वर्जन करनी होती है,
तो वो मैंने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था डॉलर पैरिटी के टाइम के ऊपर। जब वो डॉलर की प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रही होती हैं तो वो रुपये के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा होता है, और उसकी बेसिस के ऊपर जो तयन करना होता है 15 डेज या 1 मंथ के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा अनरियलिस्टिक हो जाता है, और कंज्यूमर को नहीं पता हो रहा होता है कि हमने इस महीने में बिल कितना पे करना है। एज अ रिजल्ट होता है कि जो नॉर्मल पे करने वाले होते हैं वो डिफॉल्ट कर जाते हैं। लोअर पेमेंट बताते हैं 60 to 70% एंड देन सब्सिडीज। गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जिन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए परमानेंट बेसिस के ऊपर, उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए सरकार सब्सिडीज देना शुरू कर देती है। एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि पाकिस्तान में सबको पता है कि ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच, जो डिस्पैच ऑफ एनर्जी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मसले हैं। आपकी जो लाइन लॉसेज हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, आपकी ग्रिड्स हैं, वो इतने कैपेबल नहीं है कि वो 100% 40,000 या 49,000 को ट्रांसमिट कर सकें। तो जबकि उसको एड्रेस करना चाहिए, जब आप उसको एड्रेस नहीं करते तो उसकी बेसिस के ऊपर जो कॉस्ट या पर हेड कॉस्ट बढ़ती है, तो आप सब्सिडीज पे आ जाते हैं, जो कि परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता। और जो हम लोग आम जो पब्लिक है उसको वैसे ही इतनी आदत पड़ जाती है सब्सिडीज की कि हम लोग भी उसी जोन में रहते हैं और उससे आउट में निकलना चाहते हैं। जो एक्चुअल रिकवरी है, एक्चुअल पेमेंट्स है, वो नहीं कर पाते। जब पेमेंट्स नहीं प्रॉपर होती तो इट रिजल्ट इन द सर्कुलर डेट, एंड देन सर्कुलर डेट आता है तो वो आप IPPs एंड जो ऑयल सप्लायर्स या फ्यूल प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं, वो उनको इतनी पेमेंट्स या उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो ओवरऑल सिस्टम या जो इलेक्ट्रिसिटी का पूरा साइकिल है उसको चला सकें। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज सिर्फ IPPs के अंदर ही नजर आती हैं, क्योंकि वो तो हम लोगों ने कर लिया कि 25-25 साल के एग्रीमेंट कर ली है, लेकिन पॉलिसीज हमारे पास लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं है जिसके अंदर हम ये कहें कि हमने अगर किसी चीज़ पे शिफ्ट होना तो पूरा एक हमारे पास साइकिल या स्ट्रेटेजिक प्लान होना चाहिए, जिसकी बेसिस के ऊपर हम लोग ये बताएं कि अगर इनकेस मैंने हाइडल पे जाना है तो कितने साल में कवर अप करूंगा, सोलर पे जाना है तो कितने साल में करूंगा, थर्मल पे जाना है या थर्मल को एलिमिनेट करके उसकी जगह पे ऑल्टरनेट या रिन्यूएबल पे जाना है तो वो कितने साल में करूंगा। तो हमारे पास पॉलिसीज नहीं। सेकंड ये कि हमने कभी मैकेनिज्म नहीं बनाया कि हम ट्रांसमिशन या अपने जो डिस्पैच या डिस्पोज हैं उनको अपग्रेड करें, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग करें, इक्विपमेंट को अपग्रेड कर लें। अभी आजकल तो पूरी दुनिया में चल रही चीज़ वो स्मार्ट ग्रिड की चल रही है, तो स्मार्ट ग्रिड को एड्रेस करने के लिए या उस चीज़ को ऊपर शिफ्ट करने के लिए हमारे पास कोई लेकिन प्लान्स नहीं। अगर है भी तो वो जस्ट इन द पेपर्स की फॉर्म में, ग्राउंड में ऐसा कोई चीज़ नहीं है। नो पनिशमेंट फॉर डिफॉल्टर्स है। हम लोगों ने थ्रू आउट आवर जो आपकी इंडिपेंडेंस 75 ईयर्स हम यही देखते आ रहे हैं कि जो लोग मिडिल क्लास है या जो लोग बिल वगैरह पे कर देते हैं टाइम पे, बस वही लोग हैं पे कर रहे होते हैं। जो अमीर लोग हैं जो नहीं पे कर सकते वो नहीं पे करते, और उनके ऊपर कोई डिफॉल्टर्स के ऊपर कोई नहीं। मैक्सिमम क्या होता है कि वो उनका मीटर्स डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लाइनमैन को पैसे दे देंगे या मेल प्रैक्टिसेस के थ्रू दोबारा या तो मीटर लगा लेते हैं या कुंडा लगाना शुरू करेंगे या बिजली चोरी करना शुरू कर देंगे। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि उनके जो भी पैसे होते हैं वो हम पे कर रहे होते हैं, हमारे ऊपर बर्डन बढ़ता जाता है। तो जो डिफॉल्टर्स हैं वो वैसे ही मुफ्त में मजे ले रहे होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच लॉसेस ये बहुत ज़्यादा हैं। ऑलमोस्ट जो कोरिया में या आपके साथ के कंट्रीज में ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच लॉसेस हैं वो ऑलमोस्ट 1 to 2% तक जाते हैं। पाकिस्तान में 7 to 9% तक ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच लॉसेस हुए हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर इन केस 1 मेगावाट मैंने पीछे से भेजा, 10 मेगावाट मैंने भेजा, तो वो आगे पहुंचते पहुंचते 8.5-9 मेगावाट, तो 1 मेगावाट तो वैसे ही लॉस हो गया। तो वो 1 मेगावाट किसी ने जब कंज्यूम ही नहीं किया तो वो पे कौन करेगा? तो एट द एंड कंज्यूमर के ऊपर ही आ रहा होता है ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच लॉसेस की फॉर्म में। तो उसकी वजह से क्या होती है कि जब इतने ज़्यादा बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ती है, रिकवरी वैसी लो होती है, सिस्टम की जो मेंटेनेंस है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो जब ये सारे ओवरहेड्स कंज्यूमर पे जाते हैं वो पूरा नहीं करते, रिकवरी वैसी नहीं है, तो ओवरऑल ये गवर्नमेंट को लॉस होता है। गवर्नमेंट का लॉस है तो ओवरऑल ये सर्कुलर डेट की फॉर्म में जाता है, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल एनर्जी क्राइसिस आता है। इसके अंदर मैंने आपको कॉन्सिक्वेंसेस भी बता दें, इम्पैक्ट्स बताए हैं। इकोनॉमिक लॉस तो आपका है ही है कि आपका जो एनर्जी आपको इंडस्ट्री सेक्टर को मिलनी है या जो ओवरऑल जानी है वो आपकी पूरी नहीं मिलती। जब वो पूरी नहीं उनको मिलेगी तो वो करते हैं आप प्राइवेट्स पे जाएंगे, लेकिन क्योंकि प्राइवेट फ्यूल बहुत ज़्यादा महंगा है, अपने जनरेटर्स वो नहीं चला पाते, तो एज अ रिजल्ट या तो वो प्लांट्स बंद हो जाते हैं, लोग बेरोजगार हो जाते हैं, या फिर अपने प्लांट्स हैं वो शिफ्ट कर लेते हैं। कई MNCs हैं 2008 से 13 के दरमियान में जब PPP की गवर्नमेंट थी तो उस दौरान में भी काफ़ी ज़्यादा जो प्लांट्स थे पाकिस्तान के अंदर, टेक्सटाइल सेक्टर वैसे ही ऑलमोस्ट बंद हो गया था, तो वो वैसे ही शिफ्ट हो गए थे। जब वो शिफ्ट हुए बाहर के कंट्रीज में तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसके ऊपर लॉस है। उसके बाद सेकंड ये है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट, जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट नहीं होती तो आपकी ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इम्पैक्ट आता है। जब एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इम्पैक्ट आता है तो लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो ख़राब हो जाते हैं, बिलो द बेल्ट पॉवर्टी लाइन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को या तो सब्सिडी देनी पड़ती है या सपोर्ट प्रोग्राम्स जो है वो शुरू करने पड़ते हैं। उसके बाद ये होता है कि आपका चूँकि
कोई प्लान नहीं होता, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी जो है आपको डिमांड से कम, शॉर्टफॉल ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी बेसिस के ऊपर आपकी जो ओवरऑल सोशल एंड डेली एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही होती हैं। आप कोई चीज़ें प्लान नहीं कर पाते हो, बिजनेस प्लान्स हैं, कोई भी चीज़ है वो सही तरह से प्रॉपर प्लान नहीं होती। इवन गवर्नमेंट की अपनी जो मशीनरी है, उनके अपने वर्क्स हैं, वो भी प्रॉपरली प्लान नहीं होते। जब वो प्लान नहीं हो पाते तो इसका मतलब ये जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट आता है। इसके बाद ये होता है कि आपका चूँकि आपकी रिकवरी कम होती है, तो आपकी जो डिस्कोज या जो भी आपकी करंट स्टाफ होता है जो आपके रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रिकवरी, जब उनके ऊपर किसी किस्म की लाइबिलिटी नहीं होती और उनके ऊपर आप किसी किस्म का स्ट्रिक्ट चेक नहीं रखते हो और एज अ रिजल्ट आपके पास कम रिकवरी आती है, तो उसका मतलब ये है कि वो भी थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो जाते हैं कि सरकार किसी किस्म का एक्शन नहीं ले रही, और अगर इनके किसी किस्म का लॉस आएगा तो वो जो है वो सब्सिडी की फॉर्म में जो हम लोग कवर अप कर लेंगे। उसके बाद है कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होती, कैपेसिटी बिल्डिंग्स नहीं है, ट्रेनिंग्स नहीं है, जिसका मतलब ये हमें आज भी वही नजर आता है कि लाइनमैन इतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, या जो रिकवरी स्टाफ है या डिस्कोस का स्टाफ हो वो इतना ज़्यादा इक्विप नहीं होता, उसके पास इतना नॉलेज नहीं है, ना इनके पास इतने टूल्स होते हैं। तो उसका मतलब ये है कि वो सिस्टम अपग्रेड नहीं होता। जब सिस्टम अपग्रेड नहीं होता तो जो इस तरह के प्रॉब्लम्स वो आना शुरू हो जाते हैं। और एज एन ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होता है कि आपको जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। लिविंग स्टैंडर्ड्स में ये है कि आपको जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। तो जब सरकार इन्हीं चीज़ों में फंसी रहती है तो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं होती हैं। एज एन ओवरऑल जो एक ह्यूमन डेवलपमेंट है या उसका जो इंडेक्स है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई थिंक मैंने काफ़ी ज़्यादा लंबा ड्रैग कर लिया इसको, और आई हैव ट्राई टू एड्रेस द क्वेश्चंस एज मच एज आई कुड। अगर अभी भी कोई क्वेश्चंस है यू कैन आस्क। एंड में मुझे थोड़ी सर एक स्पीड रेस क्वेश्चन करनी पड़ी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक क्वेश्चन जी है सर वालेकुम मेरा सलाम। कि जी सर एक क्वेश्चन ये था कि अगर हम देखें सर, हम तो पेमेंट रुपीज में ही कर रहे हैं ना, हम जो गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है वो तो सर रुपीज का ही हो रहा है, वो तो फिस्कल डिफिसिट बेसिकली आ रहा है। हाँ हेलो सर, जो गवर्नमेंट को हम पे कर रही है वो तो आम जो आवाम पे कर रही है सर, वो तो रुपीज में कर रही है, और गवर्नमेंट को जी जो डेफिसिट आ रहा है वो तो फिस्कल डेफिसिट आ रहा है बेसिकली। लेकिन जो हमने ऑयल इंपोर्ट करना है वो तो इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स करना है, तो उसके लिए तो हम अगर हम लोग अपनी बाकी हम एक्सपोर्ट्स बेसिकली सर, अगर हम देखते हैं तो हमारी एनर्जी बेसिकली डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट्स है, क्योंकि सर हमने पेमेंट तो डॉलर में करनी है ना। एक्सपोर्ट है इंपोर्ट है, इंपोर्ट होगी ना, इंपोर्ट की फॉर्म में नहीं आप नहीं डॉलर नहीं बाय नहीं भेजो ना। सर आपकी बात आप बिल्कुल सर, मैं आपकी बात समझ लूँ कि सर आप क्वेश्चन सर मेरा ये था कि फॉर एग्जांपल सर जो मुल्क का सब जो रेवेन्यू आता है बेसिकली, या वो आता है एफडीआई के थ्रू आता है, या वो बाहर से जो रेमिटेंस है उसके थ्रू आता है, या जो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करती है उसके थ्रू पैसे मुल्क में आते हैं, डॉलर आता है। हमने जो पेमेंट करनी है इन दी फॉर्म, जो फ्यूल की पेमेंट करनी है या दूसरी पेमेंट करनी है, वो भी डॉलर की फॉर्म में करनी है, जो कंपनी को करनी है। जी तो जो एक एंड कंज्यूमर है जो, वो तो सर रुपीज की फॉर्म में पेमेंट दे रहा है ना, वो तो इन द फॉर्म ऑफ। तो सर इसका जो डेफिसिट है वो हम डॉलर में सर किस तरह कवर कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर बिजली अगर $100 की है और गवर्नमेंट $80 अगर हमारी रेमिटेंसेज और हर चीज मिला के आ रही है, और बाकी हम IMF से या वर्ल्ड बैंक से जो कर्जा ले रहे हैं, तो इसका जो रुपीज का जो ऊपर जो रुपी की जो डेप्रिसिएशन है उस पे इसका क्या सर इफेक्ट पड़ सकता है? मतलब इसको मुझे एग्जैक्टली बताना नहीं आ रहा सर, वो मैं समझ गया हूँ। आप ये कहना चाह रहे हो कि जब आपकी फ्यूल प्राइस है जो जनरेशन, जब आपकी पेमेंट गवर्नमेंट ने पे किया वो तो डॉलर्स की फॉर्म में किया है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल हमने जो बिल्कुल पेमेंट करनी है या हमने जो पेमेंट करनी है वो तो रुपीस की फॉर्म में करनी है। तो जो बिल्कुल डॉलर बिल्कुल फ्लक्चुएट करता है या रुपी डेप्रिसिएट होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? तो देखो उसकी मैंने सबसे पहले ही बता दिया था। एक तो डॉलर पैरिटी में मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि हम लोगों का साइकिल इस तरीके से चलता है कि 3 मंथ्स या 4 मंथ्स में हम देख लेते हैं कि ओवरऑल प्राइसेस कहाँ पे जा रही है। ठीक है। दूसरा ये होता है कि अब गवर्नमेंट ने कैसे पे करना है। अब गवर्नमेंट, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज होते हैं, जो गवर्नमेंट, अब जो फिस्कल डेफिसिट है बेसिकली रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है वो है। सही है। पाकिस्तान बिल्कुल के सर। एक्सपेंडिचर ज्यादा है क्योंकि हम लोग सब्सिडीज बहुत ज्यादा दे देते हैं, सर्कुलर डेट है, इस तरह की काफी चीजें। तो अब होगा क्या, एक आइडल जो सिचुएशन है ना, जिस सिचुएशन में कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा चाहे वो रुपीज में या डॉलर्स की फॉर्म में जो भी है। अब गवर्नमेंट ने तो कन्वर्ट तो करना है ना, कन्वर्जन फैक्टर तो लगेगा, और कन्वर्जन बिल्कुल फैक्टर स्टैंडर्ड लगेगा। स्टैंडर्ड इस तरीके से लगेगा क्योंकि आपका जो रेगुलेटरी है वो स्टेट बैंक बैठा हुआ है। ठीक है। अब स्टेट बैंक ने एक सर्टेन अमाउंट में आपको डॉलर टू रुपी जो भी रेशो थी या जो भी उसका वैल्यू थी वो बता दी। अब सरकार को बता दिया कि सर 10 अरब डॉलर के अगेंस्ट में आपको
160 अरब रुपए या 200 अरब रुपए इकट्ठा करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, या 1 अरब के अगेंस्ट में आपको 160 अरब या 200 अरब रुपए इकट्ठा करने, तो अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई ना। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि गवर्नमेंट को वो सारे अमाउंट हमसे रिकवर करनी चाहिए कंज्यूमर से, जो टैक्स एग्जम्पशंस दी हुई हैं या जहां पे बिल एग्जम्पशंस हैं या नॉन टैक्स फ्री जोन्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे, ताकि ये इन केस 200 इकट्ठा करना है तो 200 इकट्ठा हो, ठीक है। जो आपका कन्वर्जन फैक्टर आपको दिया है कि 220 अरब रुपए आपने इकट्ठा करना है $1 बिलियन के अगेंस्ट में, तो फिर 220 इकट्ठा होना चाहिए। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में वो 220 इकट्ठा हो नहीं पाता, सरकार कर नहीं पाती। जब सरकार कर नहीं पाती तो इट रिजल्ट इन द डेफिसिट। अब वो फिस्कल डेफिसिट हम इस तरह से कहते हैं कि ब्रॉडर टर्म है, जब उसको फर्दर आप डिफाइन करना शुरू करोगे, सब कैटेगरीज में डिफाइन करोगे, वो आपको नजर आ जाएगा कि कहाँ पे लॉसेज हैं, आपकी सब्सिडीज हैं, आपका सर्कुलर डेट है, ठीक है, और कई एक्सपेंडिचर है जहाँ पे सरकार रेवेन्यू इकट्ठा नहीं कर पाती। ओके सर, आई गॉट योर पॉइंट। ठीक है, सर आपने जो डिफॉल्टर्स बताए, ओके, यस सर, थैंक यू सर। सर आपने डिफॉल्टर्स बताया, उसका कोई सोर्स वगैरह है कि हम ये नंबर्स कहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि इतने लोग पे करते हैं इतने नहीं करते, कुछ इस तरह के सोर्सेज की कोई सोर्स है? यार इसके ऊपर जो NTDC है ये मैं इसका ना आपको जो डाटा वो एग्जैक्ट डाटा भेज दूँ, क्योंकि इसके अंदर 2-3 डिफरेंट वेबसाइट्स कंसल्ट करनी पड़ती हैं आपको, जो कि आपको डिटेल बता रही होती है। उसमें तो एक सेंट्रल पावर परचेज कंपनी है जो कि पावर परचेज करती है, और उसके बाद जो है आपका जो जेनकोज हैं वो डिफरेंट डाटा आपका दे रही होती हैं। इवन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में भी है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में भी है, ओवरऑल कितना डिफरेंस आ रहा है। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर आपने बताया है कि कुछ हमारा गवर्नमेंट कलेक्शन नहीं करवाती, लेकिन आपने जो जनरेशन कैपेसिटी बताई थी और जो ट्रांसमिशन है, दोनों में एक ह्यूज डिफरेंस है। 47-49 से आपका 2022 का डिफरेंस है 1000 मेगावाट का। सर वो कौन पे करता है या वो किस पे आता है? क्योंकि ट्रांसमिशन डिस्पैच लॉसेस जो है या बाकी जो है वो तो बिल्स में इंक्लूड हो जाता है, लेकिन आपकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा है, आप एनर्जी स्टोर भी नहीं कर सकते। तो आप उसको कैसे कैटर करते हैं? वो क्या वो भी गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है? किस तरह सब्सिडीज में जाता है? ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच लॉसेस के हैं। जब ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच लॉसेस हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 22,000 मेगावाट आप जनरेशन का आपने लगा लिया, कैपेसिटी पेमेंट आप दे रहे हो, वो रिकवर करना है ना, तो वो एडिशनल सरचार्जेस, एडजस्टमेंट्स, डेफर्ड पेमेंट्स, वो सारी की सारी फिर क्लब होके आपके बिल्स में डिवाइड होती हैं। जब आपके बिल्स से नहीं होती, रिकवरी पूरी नहीं होती, तो सरकार को अपनी जेर देनी पड़ती है, लोन्स की फॉर्म में लोन्स लेने पड़ते हैं। तो पेमेंट तो हो रही है किसी न किसी फॉर्म में। ओके सर, जो कंज्यूम यूनिट्स हैं उनके अलावा और ट्रांसमिशन डिस्पैच लॉसेस के अलावा जो एक्स्ट्रा पेमेंट्स एडजस्टमेंट्स में ये ऐड होते हैं? हाँ, वो एडजस्टमेंट्स आ रही है। आप कभी अपना बिल देखेंगे ना, तो एनर्जी क्राइसिस जो मैंने आज पढ़ा दिया आपको, आई हैव एक्सप्लेन्ड अ लॉट ऑफ टर्म्स, तो आज जाके जब अपना बिल देखेंगी तो आई एम डैम श्योर कि आपको काफी चीजें खुद ब खुद ही समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट मंथ से आप अपना बिल देखना शुरू कर दें। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर ये जो इम्पोर्टेड फ्यूल होता है यहाँ, इससे बिजली बहुत महंगी पैदा होती है, तो सर हम लोग हाइडल पावर पे क्यों शिफ्ट नहीं होते? वो मैंने आपको बता दिया था कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज हैं, पॉलिटिकल विल नहीं है। आपके सामने ही है, आप CSS एस्पिरेंट हो एंड यू हैव स्टडीड अ लॉट ऑफ मटेरियल, तो आपको नजर आ गया होगा कि गवर्नमेंट की विल नहीं होती। दूसरी रीजन ये होती है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कॉस्मेटिक मेजर्स पे ज्यादा जाती है कि मैं 5 साल में ऐसे काम कर दूं जो गवर्नमेंट आवाम को नजर भी आए और नेक्स्ट 5 ईयर्स मेरे सिक्योर हो जाए। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं है, क्योंकि जो भी डैम आप बनाना शुरू करोगे तो इनिशियली उसकी फिजिबिलिटी एंड ऑल दिस, वो सब कुछ करते करते आपको वो 7-10 ईयर्स लग जाते हैं स्पून से एक डैम को कंस्ट्रक्ट होने में। तो गवर्नमेंट ऐसे डिसीजन लेना नहीं चाहती ना जिसमें कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद पब्लिक के सामने कुछ रखने को ना हो। दूसरी रीजन ये होती है कि हमारे पास फाइनेंसिस नहीं होते। फाइनेंसिस इतना बड़ा कंसर्न नहीं होता क्योंकि आप अभी देख लो, आपने DMR भाषा डैम भी शुरू किया हुआ है, मोमेंट डैम शुरू किया हुआ है, दासुर डैम के ऊपर भी वर्क चल रहा है। इसके अलावा आप सुकी किनारे हाइड्रो पावर है, नीलम जल आपने कंप्लीट कर लिया है, तो 10 बड़े छोटे डैम तो आपने शुरू कर लिए। तो उसकी रीजन ये होती है कि पॉलिटिकल विल नहीं है। जिसके पास पॉलिटिकल विल होती है वो स्टार्ट कर देते हैं, वरना किसी दुनिया में आपको कहीं नजर नहीं आएगा कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़े डैम की कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए। तो इससे क्लियर एग्जांपल के पॉलिटिकल विल नहीं है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है।
सर सर थैंक एक यू। चीज़ मैं पूछ लूँ? अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कीजिएगा पाकिस्तान अफेयर्स कोर्स के लिए। जी वो मैं उस्मान साहब से कर दूंगा, वो आपको दे देंगे, शेयर कर देंगे। जी सर एक मेरा क्वेश्चन था। जी जी। सर ये आपने बताया कि कैपेसिटी जो है वो 49-50,000 मेगावाट्स है और 25-26 हज़ार जो है वो फिर एंड में ट्रांसमिट होती है। तो मैं इसे पूछना चाह रहा हूँ कि जनरेट कितनी होती है, मतलब जनरेट वो 49-50 करते हैं या फिर वो जनरेट भी 25-26 ही करते हैं? हमारे पास जिस टाइम इंस्टॉल कैपेसिटी है ना वो है 49। इंस्टॉल कैपेसिटी का मतलब ये है कि अगर मुझे कोई पूछे कि हमारे मुल्क के अंदर कितने पावर प्लांट्स लगे हुए हैं या उनकी कैपेसिटी कितनी, तो वो इंस्टॉल कैपेसिटी जो ऑन ग्राउंड है। अब मैंने आपको पहले बता दे चुके, पिछली गवर्नमेंट ने ये किया था कि उन्होंने ट्राई किया था कि हम ऐसे फ्यूल्स पे चला लें जो सस्ते फ्यूल है, जैसे फर्नेस ऑयल है, एलएनजी थोड़ा सा महंगा पड़ता है, गैस के ऊपर भी चलाते रहे हम लोग, क्योंकि गैस जब अबंडेंस में थी या हमारे एलएनजी के सौदे ठीक हो रहे थे सस्ते, तो हम लोग उस पर भी चलाते रहे। तो उसमें क्या होता है, हम लोग ऐसे पावर प्लांट यूज़ करते हैं जिनका ओवरऑल रेट्स कम हो। हम लोगों ने ना बेसिकली प्रायोरिटी लिस्ट बनाई होती है कि हमने पहले इस वाले का चलाना है, अगर एनर्जी पूरी होगी तो ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पूरी होगी तो ठीक है, और अगर नहीं होगी तो फिर नेक्स्ट इसको चलाना है। वो एक रिडंडेंसी प्लान होता है हमारे पास कि इस तरह चलाते हैं। तो होता ये है कि अभी पाकिस्तान में क्या हुआ, अब जब नई गवर्नमेंट आई है जून मई अप्रैल मई में तो ठीक था, जून में आके ज़्यादा मसला शुरू, बल्कि मई में शुरू हो गया था, रोज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा मसले आए। वो हुआ ये था कि एक तो ओवरऑल यूक्रेन क्राइसिस की वजह से आपकी फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई इंटरनेशनली, तो अब आपको ओवरऑल फ्यूल महंगा, अब आपके पास मार्जिन इतना नहीं था कि आप डिसाइड करते। तो अब जब आपने आईपीपीएस को कहा सर चलाएं, तो उन्होंने कहा सर पिछले गवर्नमेंट ने तो 3 साल हमसे बिजली ली नहीं है, तो हम चला ही नहीं सकते। तो अब जो इंस्टॉल कैपेसिटी से अपने जनरेशन कैपेसिटी गई, तो जब सारा कुछ कुल मिलाया, ओवरऑल डैम्स उनकी भी मेंटेनेंस चल रही थी, न्यूक्लियर प्लांट्स की मेंटेनेंस चल रही थी, वो सारी मेंटेनेंस निकाल के अब ओवरऑल जो आप 49,000 लगा के जो जनरेट कर रहे हो वो 18,000 19,000 के हो। अभी ये जो जुलाई का डाटा था उसमें आपकी जो शॉर्टफॉल है वो 7,500 है, मतलब 25,000 आप ट्रांसमिट कर सकते हो, उस 25,000 में भी 7,500 का आपका शॉर्टफॉल है, जिसका मतलब ये कि जो आपने 49,000 लगाया था उसमें भी जो जनरेट कर रहे हो वो 18,000 18,500। सर लेकिन जब आईपीपीज ये कहते हैं कि हमारे से गवर्नमेंट ने पिछले 3 साल नहीं लिया और हम नहीं जनरेट कर सकते, तो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास फ्यूल नहीं है, या फिर क्या वजह, क्यों नहीं जनरेट कर सकते? क्योंकि मुआहदा वो तो इस है तरह से नहीं कर अपने सकते, असल में होता ये कि ये गवर्नमेंट की रेट का भी मसला है। दूसरा ये कि जब आपने किसी को पेमेंट किया तो उनसे कहेंगे आप स्टैंड बाई पे सिस्टम रखें। आईपीपीएस के प्लांट स्टैंड बाई पे नहीं रहते। आप अगर इनके जून जुलाई की रिपोर्ट्स पढ़ेंगी तो वो उनके जो मिनिस्टर्स थे पाकिस्तान के अंदर, जो वजीर तवानाई है, वो इस तरह के बयान देते रहे जी कि आज 10 प्लांट्स बंद थे या इतने प्लांट्स आज बंद थे, वो मेंटेनेंस पे चले गए हैं, तो वो भी मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो एक हफ्ते के बाद दोबारा सिस्टम है। तो वो जब चले नहीं है तो उन्होंने अपनी मेंटेनेंस को अपडेट नहीं रखा। आइडली दे शुड कीप द इक्विपमेंट एंड देयर जनरेशन प्लांट अपडेटेड एंड रेडी टू स्टार्ट। वो नहीं हुआ और गवर्नमेंट ने उनके ऊपर कोई प्रेशराइज भी नहीं किया। सर लेकिन गवर्नमेंट ये भी कह रही थी मई जून के अंदर कि पिछली गवर्नमेंट ने एलएनजी चाहिए थी हमें प्लांट चलाने के लिए, ना एलएनजी खरीदी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने किए, तो इस टाइम हमारे पास फ्यूल है ही नहीं चलाने के लिए प्लांट्स, बेशक इनकी मेंटेनेंस हुई। वो यार एलएनजी का जो सीन है उसमें सीन ये हुआ था कि अगर इन केस आप मिफ्ता नहीं, हमाद अजहर का एक प्रोग्राम है शाहजेब के साथ भी, और इवन एक और प्रोग्राम का भी, वो आप देख लें। आई एम नॉट टेकिंग एनी साइड ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन उस इंटरव्यू में पिछली गवर्नमेंट ने अपना एक नैरेटिव या आंसर दिया हुआ है, वो आप एक दफ़ा सुन लीजिएगा। उसमें भी उसने बताया कि हम लोग बेसिकली वी वर गोइंग टू फाइनलाइज, और हमने जो पहले वायदे किए हुए थे चूँकि वो प्राइसेस बढ़ गई तो वो डिफ़ॉल्ट कर गए, वायदे डिफ़ॉल्ट गए। जिस तरह मेरा आपका एग्रीमेंट हो गया, आपने मुझे जून में जो है ना वो $1 बिलियन के अगेंस्ट में जो है ना वो एलएनजी प्रोवाइड करनी, तो जब टाइम आया तो आपने कहा सर मार्केट में तो 1.2 है, मैं तो नहीं कर सकता, आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें, आपने जो पेनल्टी डालनी डाल दें। तो इस तरीके से एलएनजी के जो मुआहदे थे वो यूक्रेन क्राइसिस की वजह से, यानी ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर जो मार्केट के अंदर फ्यूल की प्राइसेस बढ़ी थी उस वजह से वो डिफॉल्ट कर गए। जो डिफॉल्ट करेंगे तो उस केस में तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, आपके पास है ही नहीं, मतलब एन मौके के ऊपर आके आप अगर कमिटमेंट से डिफॉल्ट कर रहे हो तो आप तो कुछ नहीं कर सकते। तो दिस वाज द रीजन अकॉर्डिंग टू द लास्ट गवर्नमेंट। आप डिफॉल्ट कर रहे हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर रही है, जिन्होंने देना है वो कह रहे हैं हम नहीं दे सकते। हाँ, जिन्होंने देना था, क्योंकि कतर की कुछ अच्छा। कंपनी से जो डिफॉल्ट कर गई। अच्छा, वो कह रहे थे कि हम मतलब हायर बिडर को दे देंगे, ज्यादा बिड करेगा। नहीं, बिडर नहीं हुआ था, उनके साथ आपका अग्रीमेंट था कि जून में देनी है आपने। जब जून का टाइम देने का टाइम, और उन्होंने कहा सर इस पे तो नहीं दे सकता। ऐसे ही है ना, जैसे कि इन केस आपने एक कमिटमेंट की थी 3 महीने पहले, तो प्राइसेस बढ़ गई, तो आप या तो कहोगे तो ये प्राइसेस रिवाइज कर दें तो हम दे देते हैं, नहीं तो फिर हम उस प्राइस पे नहीं दे सकते। दिस इज द वर्जन ऑफ दैट गवर्नमेंट। सही सर एक्चुअली आई मिस दैट पॉइंट जहाँ आप थर्मल एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी सबके वो मेगावाट्स बता रहे थे।
वो पोटेंशियल है कि क्या है हमारी, लाइक आई हैव रिटन वो द फिगर्स। इंस्टॉल्ड आपको आई थिंक रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे, आई गिव इट टू उस्मान साहब। वो बेसिकली हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, इंस्टॉल का मतलब ये होता है कि ऑन ग्राउंड हमारे पास वो लग गया हमें। या दैट आई गॉट इट, ठीक है, ये हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। जी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ठीक है, थैंक यू सर। तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का मतलब है कि ये, लेकिन हमें ये बिजली नहीं दे रहा। इंस्टॉल कैपेसिटी होती है कि ओसामा ने अपने घर में आके 10 जनरेटर रख लिए 1-1 मेगावाट के। तो मैंने पूछा ओसामा आपके कितनी जनरेट कर सकते हो, आपने बताया 10 मेगावाट कर सकता हूँ। तो जब जनरेशन, मैंने कहा अच्छा चलो जनरेट करो, तो जब ओसामा ने जनरेट की तो 4 मेगावाट हुई। तो जो इंस्टॉल्ड थी वो 10 थी, जनरेशन हुई 4। ओके ओके ओके। सर क्लियर? गवर्नमेंट आईपीपीस के पास सर क्या गारंटी रखवाती है? आपकी आवाज नहीं आ रही, इफ यू कैन टाइप द क्वेश्चन मैं आंसर दे सर दूंगा। गवर्नमेंट आईपीपीस के पास क्या गारंटीज रखवाती है कि वो कंटिन्यूअस उनको पेमेंट करते रहें? असल में सुकुक अमाउंट्स होते हैं या आपके ओवरऑल जो आपकी कैपेसिटी पेमेंट उसके सर्टेन अमाउंट आपने बैंक गारंटी देनी होती है, या अग्रीमेंट में अगर आप ऐसी क्लॉजेस रख लेते हो कि अगर इनकेस गवर्नमेंट इतनी देर में नहीं पे कर सकती तो आप इंटरनेशनल उसमें चले जाओगे। कार के केस में भी यही हुआ था। इफ यू हैव रेड द केस, उसमें आपको सारी सिचुएशन नजर आ जाएगी। सर वन लास्ट क्वेश्चन, आपने भी बोला कि जो पैसे हम लोग कंज्यूमर्स देते हैं वो पूरे नहीं होते, बट जो अब फ्यूल एडजस्टमेंट्स आ रही हैं वो इस ये जो शॉर्ट जो पैसे नहीं पूरे होते उन्हीं को पूरा करने के लिए आ रहे हैं, बिकॉज डॉलर पैरिटी भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो फिर भी इतना ज़्यादा डेफिसिट क्यों आ जाता है जबकि हम जो फ्यूल एडजस्टमेंट्स हैं वो भी दे रहे हैं और जो एडिशनल कॉस्ट ऑलरेडी यूनिट पर डेज महंगी हो रहे हैं उस पर, तो फिर क्यों नहीं ये कैपेसिटी पूरी होती? तो उसकी उसकी एग्जांपल मैंने आपको दे दी थी कि अभी खुद ही देख लें, आपके सामने ही हुआ है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आपने चार्ज किया है, देयर वाज अ रिएक्शन फ्रॉम द पब्लिक। तो आपने क्या किया, वो 1.5 करोड़ जो लोग हैं उनका आपने माफ कर दिया। तो वो जो माफ किए हैं वो किसने देने, वो सरकार नहीं देने, ये लोन लेके देगी या आपके ऊपर एडिशनल किस और खाते में टैक्स लगा देगी, ड्यूटीज बढ़ा देगी, लेवीज लगा देगी। सर एक क्वेश्चन है। पूछ लो। सर ट्रांसमिशन में हमारे बहुत ज़्यादा मसले हैं, तो ये ट्रांसमिशन लाइंस में अमेंडमेंट्स क्यों नहीं करते या उसको ठीक क्यों नहीं करते, उसमें से कोई चेंजेस वगैरह या उसका अल्टरनेटिव कोई क्यों नहीं यूज़ करते? असल में इसका अल्टरनेटिव है नहीं, उसका अल्टरनेटिव स्मार्ट गेट्स है। स्मार्ट गेट्स के लिए आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए। दूसरी रीज़न मैंने आपको बता दी कि अगेन जाके जहाँ पे भी आपको नजर आएगा ना, उसके ग्रास रूट लेवल पे जाओगे तो आपको नजर आएगा कि यार ये सारे डिसीजन पॉलिटिकल जो आपकी लीड है, एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनकी वजह से पेंडिंग पड़े हैं, क्योंकि वो ऐसे डिसीजन लेना नहीं चाहते ना। मतलब क्यों सौ मैं कहूँ कि मैं बिजली खत्म कर दूंगा, लोड शेडिंग खत्म कर दूंगा, लोड शेडिंग खत्म करने के लिए मुझे जनरेशन प्लांट लगाना पड़ेगा ना। ट्रांसमिशन को बताऊंगा नहीं, ट्रांसमिशन में मैं आज बंद करूंगा, 10 लाइनें बंद करूंगा हफ्ते के लिए, या मैं पूरा सिस्टम रीवैम्प करने पे जाता हूँ तो कम से कम 10-12 साल का प्रोसेस है। आप खुद देख लो ना, आपके घर के पास जो भी आपके एक डोमेस्टिक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसके इर्द गिर्द तारों का कितना झमघटा है। इवन अपने घर के बाहर अभी देख लो, मीटर के आसपास कितनी तारें गुजर रही हैं। तब इस सारे सिस्टम को रीवैम्प करने में टाइम तो लगेगा। जब टाइम लगेगा तो सर्टन कम्युनिटीज हर्ट होंगी, गवर्नमेंट इस चीज पे जाना नहीं चाहती। या तो ये होना कि आप पैरेलल में एक और सिस्टम इंस्टॉल कर दें जिसके ऊपर बहुत कॉस्ट आएगी, उसके बाद इस सिस्टम को ऑब्सोलीट कर दें। ये आपके पास ऑप्शन है। इस ऑब्सोलीट वाले पर आप जा नहीं सकते, कभी भी नहीं जाओगे, क्योंकि हमारे पास एक कंप्लेसेंट एटीट्यूड भी है ना कि मतलब जो हो रहा है, अच्छा जितना चल रहा है ठीक है चला दो यार, मतलब अभी टेम्परेरी फिक्सेस हैं, जब हो गया तो उसके बाद परमानेंट फिक्स पे जाता ही नहीं। सर हमारे पास ये ऑप्शन भी तो है ना कि हम सारी बिजली जो है वो ट्रांसमिशन लाइन से वो अंडरग्राउंड कर दें, क्योंकि सर इससे हमारी लॉसेस भी कम होंगी और पाकिस्तान ये में जो नहीं हो गर्मी सकता, होती, पाकिस्तान में नहीं हो सकता, अंडरग्राउंड का उसकी सिस्टम क्या वजह पाकिस्तान में नहीं हो सकता। उसकी रीजंस ये होती हैं कि हमारे यहाँ ओवरऑल जो
आप क्लाइमेट कह लो या ओवरऑल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स कह लो, एंड थर्ड वन जो है ना वो प्लानिंग उस तरीके से नहीं है ना। अगर इनके साथ में कहता हूँ कि आप फॉर एग्जांपल रियल टाइम सिनेरियो ले लेते हैं, मैं कहता हूँ कि मैंने कल से पाकिस्तान के अंदर वो जो अंडरग्राउंड कर देनी, हमारे यहाँ तो सड़कें बड़ी मुश्किल से बनती हैं, बन जाए तो 10-10 दफा तो दोबारा खोद दी जाती हैं। तो आपके पास कंसिस्टेंट प्लानिंग ही नहीं है। जब कंसिस्टेंट प्लानिंग ही नहीं है तो वाई यू विल मूव टू दैट। जब आपको पता है कि मैंने एक सड़क बनाने के बाद 10 दफा खोदनी हो तो आप अंडरग्राउंड वायरिंग कभी भी जाओगे भी नहीं। ओके सर, ओके सर, आपकी जितनी भी अभी जो डिस्कशन हुई है सर, इससे हमें यही लगता है कि सर एनर्जी क्राइसिस ख़त्म हो सकता है, लेकिन हमारी पॉलिटिकल विल हो तो, मतलब अगर पॉलिटिकली अगर हम लोग नहीं चाहते, इसको ठीक करना नहीं चाहते, तो फिर नहीं हो सकता कभी भी। अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ, देखो अपने कुछ जो 1990 के आईपीपीस थे उनका एग्रीमेंट 2015 में खत्म होना था, आपने दोबारा रिन्यू कर दिया। तो उस टाइम के ऊपर जो आपने उनके साथ एग्रीमेंट रिन्यू नहीं किया, आप उस टाइम ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच लॉसेस जितने भी उनको खत्म करने के ऊपर इंस्टॉल करते हैं ना, आपकी पीएमएलएन की गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म भी बाद में आता है कि आप ऐसे फिक्स मेजर्स नहीं लेके गए हो जो कि सस्टेनेबल हो। आईपीपीस के साथ वायदा करके जनरेशन प्लांट लगा के अपनी इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ाना इज नॉट अ परमानेंट फिक्स। द परमानेंट फिक्स लाइज विद द सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अब उतने पैसे जो आपने उनका कैपेसिटी पेमेंट्स में पिछले 2015 से 2022 में पे किए हैं, अब उतने पैसे ही अगर इनके ट्रांसमिशन सिस्टम के ऊपर आप सेगमेंट वाइज कर लो, पहले कह दो कि मैंने पंजाब में करने, फिर कह दो बलोचिस्तान में करने, तो ऑटोमेटिकली आप उस पूरा सिस्टम जो है उसको अपग्रेड कर चुके हो, तो जो आपने इंस्टॉल कैपेसिटी लगानी थी वो आपकी ट्रांसमिट भी हो जानी। जी सर। सर अगर हम सोलर एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएं तो ये हमारे को सर्कुलर डेब्ट पे हमें रिलीफ मिलेगा? मिल सकता है बेस्ड ऑन द रिकवरी कि कंज्यूमर आपको पे करता है या नहीं। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। प्रॉब्लम। So if there is no question, I think I should call it a day. Usman, are you there? Yes, I am here. Yes, should Fakar, can you hear me? I end the session? I don't think so. There is no any question. या तो कुछ Yes, समझ I नहीं आया या think बहुत it कुछ is समझ आ very, गया। it is a very detailed lecture. I think they will watch the recording, and if there is any issue, they will ask me, and we'll let you know. So, can you also brief about your upcoming session? हाँ, वो मैं Or आपके shall I साथ share अपना the प्लान शेयर details? कर दूंगा, वो यू कैन, हाँ आप शेयर कर दें Okay. डिटेल्स। जी ठीक है, सर, मैं बहुत कर कुछ दूंगा। समझ आया सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बहुत बहुत समझ आया सर, और बहुत अच्छा आपने समझाया, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है इससे। तो दुआ That's करना good to पेपर के hear. टाइम पे भी अच्छा प्रोड्यूस हो जाए। Okay, so that's it for today, and thank you, Savakar, for joining us and giving your time. And that's it for today. Thank you very much. थैंक यू सर। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़ सर।